सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब एंड वेलकम टू विजय सीरीज। स्टूडेंट्स, आज की कंप्यूटर नॉलेज की फोर्थ क्लास में हम डेटा कम्युनिकेशन, डेटा नेटवर्क एंड इंटरनेट, इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी अच्छे से समझेंगे। ये तीनों ही टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझना भी है और इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डेटा कम्युनिकेशन। सो डेटा कम्युनिकेशन देखो क्या होता है, इनमें आपने टू वर्ड्स ध्यान में देने हैं। देखो, डेटा कम्युनिकेशन अपने में कोई सिंगल वर्ड नहीं है, दो वर्ड से बना हुआ है। द फर्स्ट वन बीइंग डेटा एंड द सेकंड वर्ड बीइंग कम्युनिकेशन। अब डेटा क्या होता है, यहाँ पे आपने डेटा को ऐसे ना रॉ इंफॉर्मेशन नहीं सोचना है। यहाँ पे जब हम डेटा की बात कर रहे हैं, बेसिकली कोई भी चीज़ जो हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, जिससे हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिसके थ्रू आप सामने वाले को अपनी बात समझाना चाहते हो, उसको आप बोलते हो डेटा। ऑल राइट, एंड कम्युनिकेशन मीन्स आप किस तरीके से उस बात को कम्युनिकेट करोगे। एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपसे व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओके, यहाँ पे जस्ट डेटा कम्युनिकेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एंड वी विल टॉक अबाउट कि कैसे हम उनको कम्युनिकेट, दैट मीन्स ट्रांसफर करते हैं। इसके और क्या क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। ओके, सो यहाँ बेसिकली क्या होता है, डेटा को आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हो। ये पॉइंट ए है, यहाँ से आप डेटा ट्रांसफर करते हो पॉइंट बी में। अब इतने सिंपल कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जो आपने ध्यान में रखने होते हैं। वन बाय वन हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे एंड कम्युनिकेशन की एज अ होल प्रोसेस इस चीज को समझेंगे। ओके, द फर्स्ट वन बीइंग सेंडर। सेंडर कौन होता है, जो डेटा को सेंड करता है। ठीक है, जो डेटा को सेंड करता है दैट इज द सेंडर। अब यहाँ पे सेंडर, जब हम कंप्यूटर की टर्म में बात करते हैं तो सेंडर कौन होता है, जिस भी मशीन को यूज करके, चाहे आप अपना लैपटॉप यूज करके मेल भेज रहे हैं, चाहे आप मोबाइल फ़ोन से कॉल कर रहे हैं, चाहे आपके पास टैब है जिसके थ्रू आप बात कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी मशीन जिसके थ्रू आप किसी भी मैसेज को या किसी भी डेटा को कम्युनिकेट या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, ठीक है, तो उस मशीन को भी आप सेंडर बोलेंगे। द सेकेंड वन बीइंग रिसीवर। रिसीवर होगा जिसको वो मैसेज भेजा जा रहा है, वो मैसेज को कौन रिसीव कर रहा है या वो किसको भेजा जा रहा है, दैट एंड विल मेक रिसीवर। अगेन, अब सेंडर और रिसीवर में भी हमें मेक श्योर करना होता है कि दोनों कंपैटिबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आप व्हाट्सएप से मैसेज भेज रहे हैं एंड सामने वाले के पास वॉकी टॉकी है, तो ऑफ कोर्स वो आपका मैसेज रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने टेक्स्ट भेजा हुआ है। वॉकी टॉकी जस्ट मेक श्योर करता है कि आप वॉइस मैसेज भेज सको। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑल दो रिसीवर एंड पे हमारी मशीन्स ही होती हैं, बट वो कंपैटिबल होने चाहिए किसके साथ, जो मैसेज आपका आ रहा है। ये हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने जो मेल भेजा हुआ है वो मोबाइल से भेजा हुआ है, आपके पास जो लैपटॉप है आपने उसमें मेल रिसीव किया है, तो यहाँ पे भी देखो मशीनें डिफरेंट है, हाउएवर दोनों मशीनों से जो मैसेज भेजा जा रहा है वो कंपैटिबल है। सेंडर एंड से मेक श्योर किया जा रहा है कि वो मैसेज भेजा जा सके, एंड रिसीवर एंड पे मेक श्योर किया जा रहा है कि वो मैसेज रिसीव हो सके। अब इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे पहले तो मैसेज देखा जाता है किस प्रकार का है। अब मैसेज जब हम बात करते हैं, मैसेज की अलग अलग फॉर्म हो सकती है, वो टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, इमेज फॉर्म हो सकता है, वीडियो हो सकता है, मल्टीमीडिया हो सकता है। तो मैसेज के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कैसे हमारी मशीन जो है उसको ट्रांसफर करेगी। एंड देखो, यहाँ पे जो मैसेज रिसीव करना है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका मोबाइल फोन बंद पड़ा हुआ है ना आप उससे मैसेज भेज रहे हो, उसमें भी आपको क्या है, जो आपका मोबाइल फोन है, लेट से जो आपका मोबाइल है उसमें क्या होना चाहिए, कोई ना कोई ऐप होना चाहिए। अब वो ऐप जीमेल भी हो सकता है, वो ऐप आपका व्हाट्सएप भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट मैसेज जैसे भेजना चाहते हो, दैट मीन्स आप मशीन के साथ अटैच रिसोर्सेज को यूज करना चाहते हो। इसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि नहीं मैडम, जब हम कॉल करते हैं ना तो कॉल में तो हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, कॉल में तो डायरेक्टली फोन यूज कर रहे हैं। उसमें भी आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि आपकी जो फर्मवेयर मोबाइल में है वो ऑलरेडी आपके फोन में होते हैं। ठीक है, उनकी वजह से आप बात कर पा रहे हैं। और रिसोर्सेज की बात रही, तो जो आपकी बात सुन रहा है उसके एंड पे स्पीकर यूज हो रहा है, एंड जब आप बोल रहे हो तो आपके एंड पे माइक्रोफोन यूज हो रहा है। तो ऑल दो ये प्रोसेस बहुत सिंपल लगती है और ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यहाँ पे तो कुछ यूज ही नहीं हो रहा, कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फर्मवेयर जो आपके फोन में पहले से है, जो
बैक एंड पे काम कर रहे हैं वो यूज हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको उनके साथ इंटरेक्शन करना ही है, ठीक है। जहां से आप कॉन्टैक्ट को ओपन करते हो वो भी क्या है, काइंड ऑफ ऐप है, वो इनबिल्ट है, अलग बात है। ओके, देन कम्युनिकेशन मीडियम, किस तरीके से किस आप थ्रू बात करो। अब तरीके का ये मतलब नहीं है कि आप मैसेज को बोल रहे हो, मैसेज को लिख रहे हो। तरीके का मतलब है जो मैसेज जा रहा है, ए टू बी के बीच में जो मैसेज जा रहा है वो किस चीज के से होके जा रहा है। जैसे कि अगर आप वायर्ड मैसेज भेजते हो, तो वायर्ड मैसेज में क्या है, एक केबल यूज होगी जो मैसेज को इस एंड से इस एंड पे ट्रांसफर करेगी। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम डेटा केबल यूज करके कंप्यूटर से मोबाइल में डेटा डालते हैं या फिर मोबाइल से कंप्यूटर में डेटा डालते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं यूजिंग द केबल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वायर्ड वाला कम्युनिकेशन मीडियम हो गया। ऑन दी अदर हैंड हम वायरलेस सिस्टम को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, आपने मैसेज भेज दिया और वो मैसेज वहां रिसीव हो गया। अब यहाँ पे तो कोई वायर यूज नहीं हो रखी है, रादर आपने क्या कर रखा है, आपने वायरलेस कम्युनिकेशन कर रखा है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन के मीडियम हमारे हो जाते हैं। अब इन सब के बीच में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, सबसे पहले रिसीवर कैसा है, लाइक मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, उससे क्या चीजें अलाउड होना चाहिए भेजना, क्या चीजें उसको रिसीव करना अलाउड होना चाहिए। जो मैसेज है वो किस टाइप का होना चाहिए, किस किस टाइप का, अगर हो सकता है कि आपके पास वो पुराना वाला नोकिया 1100 वाला फोन हो, वो मल्टीमीडिया मैसेज को या वीडियो रिकॉर्डिंग मैसेज को सपोर्ट ना रिसीव करने में करेगा ना सेंड करने में करेगा। ठीक है, तो अगर आपकी जो डिवाइस है वो किन चीजों को सपोर्ट कर रही है, किन चीजों के साथ कंपैटिबल है, ठीक है, या फिर जो मैसेज भेजा जा रहा है वो कैसे भेजा जाए, अगर ऑनलाइन भेजा जा रहा है या वायरलेस तरीके से भेजा जा रहा है तो वो कैसे सेंडर तक भेजे, ये सारी चीजें हम कैसे मेक श्योर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रूल्स दैट आर आल्सो नोन एज प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल के साथ क्या होता है, ये सेट रूल्स हैं, ये हर किसी को मानने हैं जो कि कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, चाहे वो सेंडर है, चाहे वो रिसीवर है, चाहे वो मैसेज है, चाहे वो कम्युनिकेशन मीडियम है, सबके लिए ही डिफरेंट डिफरेंट रूल है और सबको ये मानने हैं। एंड ये आपके एग्जाम के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो रूल होते हैं, ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो इनको भी हम एक झलक देखेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, और आपके एग्जाम में वो क्या क्या होते हैं, एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चैप्टर में हम आगे ये भी पढ़ेंगे। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम मैसेज को भेज रहे हैं तो हमारी डिवाइस में किस तरह से मैसेज जाए, ठीक है, कैसा मोड हो जाने का, इसके बेसिस पे हमारे मैसेज जो कम्युनिकेशन है, नॉट मैसेज, मैसेज ट्रांसमिशन की जो प्रोसेस है उसके 3 मोड होते हैं। पहला होता है हमारा सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ ड्यूप्लेक्स एंड तीसरा है फुल ड्यूप्लेक्स। ये क्या क्या होते हैं? सिंप्लेक्स, नाम से पता चल रहा है सिंपल आ रहा है, दैट मीन्स इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इस टाइप के मैसेजेस में क्या होता है, देखो, आपकी एक डिवाइस है सेंडर एंड आपकी एक डिवाइस है रिसीवर, बस इसमें टू वे कम्युनिकेशन अलाउड ही नहीं होता। जो सेंडर है, ये जो डिवाइस है, अगर ये सेंडर है तो ये सिर्फ मैसेज भेज सकती है, ये मैसेज को रिसीव नहीं कर सकती है। वहीं पे जो रिसीवर है, ओके, ये सिर्फ मैसेज को रिसीव कर सकता है, ये मैसेज को भेज नहीं सकता है। एग्जाम्पल आप ले लो रेडियो का, एग्जाम्पल आप ले लो टीवी का। टीवी में सिग्नल्स आते हैं, आप टीवी को देख सकते हैं, ठीक है, वहां से जो भी ट्रांसमिट हो रहा है, चाहे वो न्यूज हो रही है, सीरियल हो रहा है, कुछ और हो रहा है, आप देख सकते हैं उसको। हाउएवर, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, इसको ट्रांसमिट करो? नहीं, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके थ्रू आप मैसेज भेज पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिवाइसेस जितनी भी इन्वॉल्व हैं, चाहे सेंडर है रिसीवर है, इनको पहले से रैंक दिए हुए हैं कि भाई तू मैसेज सिर्फ भेज सकता है, तू मैसेज सिर्फ रिसीव कर सकता है, एंड इसमें मैसेज को चेंज नहीं कर सकते। मैसेज हमेशा बस सेंडर से रिसीवर की तरफ को जाएगा। तो कम्युनिकेशन आपको कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल। ओके, एक ही डायरेक्शन में मैसेज जा सकता है और एक ही डायरेक्शन से जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाफ ड्यूप्लेक्स। अब हाफ ड्यूप्लेक्स इससे थोड़ा सा बेटर होता है, क्यों? क्योंकि हाफ ड्यूप्लेक्स में आप मैसेज को, जैसे दो डिवाइस अगेन इन्वॉल्व है, डिवाइस ए डिवाइस बी, अब डिवाइस ए भी मैसेज को भेज सकती है एंड डिवाइस बी भी मैसेज को भेज सकती है। डिवाइस ए भी मैसेज को रिसीव कर सकता है, डिवाइस बी भी मैसेज को रिसीव कर सकता है। हाउएवर, एट अ टाइम, किसी भी गिवन मोमेंट पे एक ही मशीन मैसेज को भेज सकती है एंड एक ही मशीन रिसीव कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों ही सेम टाइम पे मैसेज को रिसीव और सेंड, आप ऐसा लेके चलो कि यहाँ पे वन वे पुल है, या तो गाड़ियां सिर्फ आ सकती हैं या फिर गाड़ियां सिर्फ जा सकती हैं। ठीक है, दोनों वे से कम्युनिकेशन हो सकता है, गाड़ियां आ जा सकती है, लेकिन एक टाइम पे एक ही चीज हो सकती है, या तो गाड़ियां लेफ्ट से राइट जा सकती हैं या फिर राइट से लेफ्ट आ सकती हैं। सिमिलरली
एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको, वॉकी टॉकी का एग्जाम्पल। आपने मूवीज में भी देखा होगा, जब वॉकी टॉकी पे बात करते हैं तो ऐसे शुरू करते हैं जैसे बात को करना कि अल्फा, कि हमारी टीम को बैकअप चाहिए। देन बीटा, जब दूसरी टीम बीटा बोलती है दैट मीन्स मैसेज इज क्लोज। अब अगला जब इंसान बोलना शुरू करेगा वो बोलेगा अल्फा, हम बैकअप भेज रहे हैं। बीटा, इसका क्या मतलब हुआ, दोनों मशीन्स को पता होना चाहिए कि ठीक है अब मैं पूरी बात बोल चुका, अब तुम बोलो। अगर दोनों ही एक बारी में बोलना शुरू करेंगे तो मैसेज क्या होगा, करप्ट हो जाएगा। ठीक है, मैसेज दोनों ही रिसीव नहीं कर पाएंगे एंड मैसेज आपस में टकरा के करप्ट हो जाएगा। ऑलराइट, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो बैंडविथ जो हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में काम करती है। ओके, सो दिस इज द हाफ ड्यूप्लेक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फुल ड्यूप्लेक्स। अब ये फुल ड्यूप्लेक्स क्या है, ये अगेन हाफ ड्यूप्लेक्स से थोड़ा बेटर है पर थोड़ा उसके जैसा भी है। कैसे, देखो यहाँ पे जो दो मशीनें हैं ए एंड बी, अब ये ए रिसीवर भी बन सकता है एंड ए जो है सेंडर भी बन सकता है। सिमिलरली बी, ये रिसीवर भी बन सकता है एंड सेंडर भी बन सकता है। हावेवर यहाँ पे एक टाइम पे दोनों ही रिसीवर या दोनों ही आपके सेंडर भी बन सकते हैं। दैट मीन्स ए एंड बी साइमल्टेनियसली एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले ए को कंप्लीट करना पड़ेगा मैसेज फिर ही बी बोल पाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टू सिंप्लेक्स चैनल को एक ही टाइम पे यूज करते हैं। ठीक है, दोनों ही कम्युनिकेशन, अगर ए रिसीवर ए को अलग पुल दे रखा है, बी को अलग पुल दे रखा आने का, तो दोनों ही एक टाइम पे गाड़ियां आ जा सकती हैं एंड दैट इज द फुल ड्यूप्लेक्स। ये कैसा होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है क्योंकि मैसेज इसमें दोनों डायरेक्शन में जा सकता है एंड साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे जा सकता है। सिंपल आपने डेफिनेशन इसकी याद रखनी है, एक बार आपको समझ में आ जाए, ये कोई कंफ्यूजिंग वाला भी नहीं है, आपको नाम से ही आगे से समझ में आ जाएगा। ओके, देन वी हैव द स्विचिंग टेक्निक। अब स्विचिंग टेक्निक क्या है, देखो बेसिकली जो आपका मैसेज है वो जब भेजा जाता है, स्पेशली जब वायरलेस वे से भेजा जाता है, तो उसके दो तरीके होते हैं, एक होते हैं सर्किट स्विचिंग, एक होती है पैकेट स्विचिंग। ठीक है, सर्किट स्विचिंग क्या होती है, इसमें एक डेडिकेटेड पाथ सेट किया जाता है कि मैसेज किस रास्ते जाएगा एंड उसी रास्ते को फॉलो करता हुआ मैसेज जाता है। ओके, एंड दिस इज द सर्किट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, ये आपका मैसेज है, इसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और टुकड़े क्या होते हैं, हवा में भेज दिए जाते हैं कि जाओ जिसको जो रास्ता लेना है ले लो। मतलब ऐसा सोचो कि छोटे से पैकेट बना के ऐसे फेंक दिए। ठीक है, कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है कि वो ग्रेविटी से नीचे आएंगे, हम बात कर रहे हैं नेटवर्क की। ठीक है, तो वायरलेस नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उनमें भेज दिए। ठीक है, चाहे तो वो हर कोई सेम पाथ ले, चाहे तो हर कोई डिफरेंट पाथ ले, उनकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हर किसी पैकेट में जो आपने मैसेज डिवाइड कर रखा है, हर किसी मैसेज में क्या होता है, इसमें हेडर होता है एंड इसमें बॉडी होती है। इसमें जो हेडर होता है उसमें क्या होता है, एड्रेस होता है। क्या होता है, आपका एड्रेस होता है। अब ये हेडर के एड्रेस से हर पैकेट को पता होगा कि मुझे कहाँ पहुंचना है। ठीक है, जैसे ये ए है, ये बी है, आपने ए पे क्या किया, पैकेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, आपने पैकेट के अलग अलग टुकड़े कर दिए, बट सबको एड्रेस बता दिया कि भाई ये बी है, यहाँ पहुंचना है। अब चाहे कोई ऐसे जाए, चाहे कोई ऐसे जाए, चाहे कोई ऐसे करके जाए, लेकिन हर कोई क्या अपने पाथवे पे पहुंच जाता है। और हर किसी में क्योंकि एड्रेस है तो हर कोई पैकेट अपने आप को अकॉर्डिंगली अरेंज करता है एंड कंप्लीट मैसेज देता है। ओके, एंड दिस इज द सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। राउटिंग, यहाँ पे सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, अगेन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऑलरेडी कम्युनिकेशन से पहले पाथवे सेट कर रखा है, तो जितने भी पैकेट्स हैं, जितने भी मैसेज हैं, पूरे मैसेज को एक ही पाथ लेना पड़ता है। पैकेट स्विचिंग में हम फ्रीली फ्लो करा देते हैं कि भाई जिसको जैसा पाथ अच्छा लग रहा है या रूट अच्छा लग रहा है वो ले लो। ओके, यहाँ पे क्या होता है, एक कंप्लीट चैनल को यूज किया जाता है जब तक की बात हो रही है या जब तक की कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, सर्किट स्विचिंग में। पैकेट स्विचिंग में क्या है, सिर्फ जब पैकेट ट्रांसमिट होते हैं तब हम चैनल को यूज करते हैं। ऑलराइट, देन यहाँ पे क्या होता है, लिंक बनाए जाते हैं नोड्स के बीच में, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप एड्रेस लिख रहे हैं। एग्जाम्पल आपको पता है, ओल्ड जो हमारे ओल्ड टेलीफोन्स है, यू नो, जहाँ पे पहले क्या करते थे, एक पहले आपने जैसे आपने कॉल करना है, यू आर पर्सन ए एंड पर्सन बी, तो पहले यहाँ पे क्या होते थे, यहाँ पे लोग देखने के लिए होते थे। जब आप ए को यहाँ पे आप कॉल करोगे, कॉल सीधा यहाँ पे जाएगा ऑपरेटर के पास, फिर आप ऑपरेटर के बताओगे कि मुझे इस इंसान से बात करनी है, XYZ इंसान है जो ABC ऑफिस में काम करता है।
तो फिर अब ये राउटर यहाँ से फिजिकली कनेक्ट करेगा एंड देन बी को रिंग होगा एंड देन बी कॉल उठा के ए एंड बी आपस में बात कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये बहुत लेस एफिशिएंट था, इसमें प्रॉब्लम ज्यादा होती थी। ठीक है, वहीं पे पैकेट स्विचिंग की बात करें, हमें इंटरनेट की जरूरत है, वायर्स की जरूरत है ही नहीं, इसीलिए ये क्या है, बहुत ही एफिशिएंट भी है। ओके, now one question for you: which switching technique establish a dedicated path between the sender and receiver before communication begins, which is used in the old telephone system? Is it packet switching, is it circuit switching, is it message switching, or is it cell switching? तो आपने बताना है। ये अभी अभी हमने कवर कर रखा है, आपके लिए तो दिमाग में बिल्कुल फ्रेश है, तो बहुत ही इजी होने वाला है। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सर्किट स्विचिंग। ओके, मूविंग ऑन, अगर हम बात करें ट्रांसमिशन मीडिया की, ठीक है, मीडिया मतलब किस तरीके से भेज रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, ये दो तरीके का होता है। वायर्ड मीडिया भी हमारे पास होता है एंड वायरलेस मीडिया भी होता है। वायर्ड मीडिया में हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स है। जो वायरलेस मीडिया यूज करते हैं हम, उसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करते हैं, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे होती हैं। अभी के लिए हम रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड वेव्स को प्रेफर करते हैं। ओके, इन सब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। अब डिटेल में अगर हम डिस्कस करें वायर्ड मीडिया के बारे में, तो वी हैव ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड द ऑप्टिकल फाइबर केबल, सॉरी। तो यहाँ पे देखो, ट्विस्टेड पेयर केबल की जब हम बात करते हैं, आपने घर पे भी देखा होगा, आपके इस टाइप से तारे होती हैं घर पे, ठीक है, जहाँ पे सॉकेट में आपने देखा होगा ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कॉपर की वायर्स को पकड़ते हैं, इनको आपस में ट्विस्ट कर देते हैं, जैसे कि डीएनए ट्विस्ट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी चीज़ अगर हमने ट्विस्ट करनी होती है, अगर हम उनको अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करते हैं, तो इस तरीके से हमें ट्विस्टेड पेयर केबल मिल जाती है। इसमें मटेरियल जो यूज होता है वो क्या यूज होता है, कॉपर। अब अगर दोनों कॉपर अगर आपने बिना कवर के फ्यूज कर दी, तो क्या हो जाएगा, आपका जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आपस में इंटरैक्ट करेगा एंड आपका मैसेज करप्ट हो जाएगा। सेंडर कुछ बोल रहा है, रिसीवर कुछ बोल रहा है, एंड दोनों मैसेज आपस में इंटरमिंगल होके क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसीलिए आपने क्या करना पड़ता है, यहाँ पे दोनों ही वायर को आपने प्लास्टिक कवर में शील्ड करना होता है, ताकि वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करके मैसेज को कवर ना करें। ट्विस्टिंग करने का क्या पर्पज, हम सीधे सीधे क्यों नहीं कर रहे हैं, ट्विस्टिंग होता है हमारा फॉर द लेस इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, ताकि कम हो। अब ये भी दो तरह के होते हैं, ये होता है यूटीपी एंड एसटीपी। यूटीपी क्या होता है, अनशील्डेड। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये लेयर है, ठीक है, ये कंप्लीट एक वायर है, इसी के साथ हम ऐसे ही 3-4 पेयर को ट्विस्ट करते हैं विदाउट एनी कवर, ठीक है, तो वो हमारा बन जाता है यूटीपी। जब एक, लेट्स से कि दिस इज माय वन वायर, ठीक है, दिस इज सेकेंड वायर एंड दिस इज थर्ड वायर। अब मैं इन तीनों को आपस में ज्वाइन कर रही हूं, लेकिन ये भी, ये एक बार तो प्लास्टिक में कवर है ही, फिर फर्दर ये भी एक और बार प्लास्टिक में कवर है, ये भी एक और बार प्लास्टिक में कवर है, ये भी एक और बार प्लास्टिक में कवर है, फिर ये तीनों साथ में लेके एक और बार प्लास्टिक में कवर है, तो ये हो गए ये हो गए शील्डेड। एंड अगर ये इंडिविजुअल प्लास्टिक में कवर नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनशील्डेड हो गए। ठीक है, अगर आप इसी वायर के बाहर एक और कवर लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, शील्डेड, और अगर नहीं लगाएंगे तो ये क्या रहेगी, अनशील्डेड। ठीक है, ये आपने समझना है, ये वाली वायर की बात, ये वाले कवर की बात नहीं हो रही है, यहाँ बाहर पे अगर आप एक और कवर लगा देते हैं लेट्स से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, शील्डेड, और नहीं लगाते तो अनशील्डेड हो जाएगी। ठीक है, द नेक्स्ट वी हैव इज कॉक्सियल केबल। कॉक्सियल केबल में देखो क्या होता है, सबसे पहले इसमें कोर में या बिल्कुल मिड में हम क्या लेते हैं, एक कॉपर की वायर लेते हैं, देन उसको इंसुलेट करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक से, रबर से या ऐसे मटेरियल से। देन उसके बाद क्या करते हैं, इसे फर्दर कॉपर मेश से कवर करते हैं, एंड लास्टली आउटसाइड इंसुलेशन देते हैं, ताकि ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग भी रहें। और इनमें क्या फ़ायदा होता है हमारा, देखो यहाँ पे क्योंकि हम इतनी सारी कवरिंग कर रहे हैं, तो मैसेज का जो क्रॉस कंटेमिनेशन हो रहा होता है, या मैसेज का जो लॉस हवा में हो सकता है, वो सब नहीं होता है। ओके, एंड ये किन के लिए यूज होती है, बेटर बैंडविड्थ के लिए। अगर आपने लंबी जगह मैसेज पहुंचाना है, तो ट्विस्टेड पेयर में लेट्स से कि आपने मैसेज पहुंचाना है 100 MB का। अब ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, हर 100 मीटर पे 1 MB लॉस हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे ही 10,000 में आते आते आपका मैसेज गायब हो जाएगा। हाउएवर कोएक्सियल केबल में ये लॉस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। आप ऐसा चल लो कि जब आप 1000 मीटर चल जाओगे, तब ये 0.0001 होगा, तो इतना लॉस तो हम बेयर कर सकते हैं। तो जो हमें दूर तक कम्युनिकेशन करना होता है, उसमें हम ट्विस्टेड पेयर ने कोएक्सियल केबल को यूज करते हैं।
ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, देखो ये लाइट का जो रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल है उसको यूज करते हैं मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, क्योंकि यहाँ मैसेज ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट हमारा मैसेज जो होता है डिलीवर होता है, एंड ये लाइट वेट है। इसमें क्या है, जो हमारा मैसेज का लॉस है वो बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ना, मतलब सबसे कम ऑप्टिकल फाइबर में होता है। इसीलिए आपने बहुत दूर तक अगर आपने मैसेज पहुंचाना है, या इंटरनेट में भी आपने सुना होगा इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि ये ऐसे पतली सी वायर नहीं होती, इनमें अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, बहुत ही मजबूत वायर होती हैं, एंड उनके हेल्प से क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर की मदद से हम मैसेज दूर तक भेज सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर। ऑलराइट, तो ये हमारे हो गए वायर्ड या गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक प्रॉपर वायर दे रहे हैं मैसेज को इस एंड से इस एंड तक पहुंचने के लिए। ऑलराइट, अब इसी के ऑपोजिट अगर हम वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें, इसमें जो सबसे पॉपुलर है आपका वो है ब्लूटूथ, एंड वो है आपका वायरलेस लैन, जिसको आप वाईफाई भी बोलते हो। ब्लूटूथ की बात करें तो इसकी रेंज सबसे कम होती है, कितनी होती है, ओनली 10 मीटर। आपने देखा होगा जो आपके पास ब्लूटूथ हेडफोन है या स्मार्ट वॉच है, उसमें भी लिखा रहता है कि 10 मीटर तक की इसकी रेंज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सब ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं, ब्लूटूथ की अपनी रेंज कितनी है, 10 मीटर। ऑलराइट, फ्रीक्वेंसी की बात करूं सो इट यूजेस 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पिकोनेट यूज होता है जिसमें मास्टर एंड 7 एक्टिव स्लेव्स यानी 255 मैक्सिमम डिवाइसेस हम एक टाइम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट आपने ध्यान देना है। ऑलराइट, वहीं पे अगर मैं वायरलेस लैन की बात करूं या वाईफाई की बात करूं तो ये IEEE स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से 802.11 यूज करता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये मतलब इसको नाम ये दे रखा है कनेक्ट करने के लिए। इंटरनेट पे कनेक्ट करने के लिए सबसे पॉपुलर आजकल वायरलेस लैन है। ओके, फायदा क्या है, बहुत लंबे एरिया तक बहुत छोटी डिवाइस है, आपको ऐसा नहीं कि वायर है वायर वायर यूज करनी है, नहीं, बहुत लंबे एरिया तक बहुत ही छोटे डिवाइसेस को यूज करके आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, राउटर वगैरह, एक्सटेंडर वगैरह इनको यूज करके। ऑलराइट, तो ये आपके हो गए वायरलेस टेक्नोलॉजीज। नाउ अब बात कर लेते हैं मोबाइल की। ठीक है, मोबाइल जनरेशन्स की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मोबाइल जनरेशन की। आपने सुना होगा फर्स्ट जनरेशन मोबाइल है 1G 2G 3G 4G 5G, इनके बारे में अब हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 1G, दैट इज द फर्स्ट जनरेशन मोबाइल फोन। की फीचर इसके क्या है, देखो एनालॉग कम्युनिकेशन को यूज करता था। दैट मीन्स जैसे कंप्यूटर में 0 1 की वैल्यू होती है, एनालॉग में क्या होती है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती, ये पॉइंट्स में जा सकती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ हम वॉइस कॉल सपोर्ट कर सकते थे, एंड उसकी क्वालिटी भी क्या थी, बहुत ही लो थी। यहाँ पे डेटा भेजना मैसेज करना पॉसिबल नहीं था इन द फर्स्ट जनरेशन। ओके, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी। अब इसी के बेसिस पे आती है सेकेंड जनरेशन, जिसने कंप्लीट रेवोल्यूशन ले आया है मोबाइल इंडस्ट्री में। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, डिजिटल वॉइस कम्युनिकेशन शुरू हो गया, एंड कॉल की क्वालिटी बेटर हो गई। दैट मीन्स नाउ एनालॉग से हम बाइनरी की तरफ मूव हो गए हैं। ठीक है, 0101 में मूव हो गए हैं। ऑलराइट, यहाँ क्या हुआ देखो, सबसे पहले तो SMS, हमने सिर्फ वॉइस कॉल नहीं, मल्टीमीडिया मैसेजेस एंड टेक्स्ट मैसेजेस भी भेजना शुरू कर दिया था। एंड यहाँ जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते थे, जो सेकंड जनरेशन में यूज करते थे, वो थी GSM इंटरनेट के लिए, जिसमें वॉइस और SMS भेज सकते थे। देन GPRS 2.5 GB बोलते हैं इसको, जिसमें हमने बेसिक इंटरनेट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था विद द हेल्प ऑफ पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग हमने जस्ट डिस्कस कर रखी है। ठीक है, देन एज बेसिकली फॉर फास्टर डेटा, मतलब GPRS के बेसिस पे, GPRS में आपने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, अब इसी को इंप्रूव करते हुए एज बन गया। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज थर्ड जनरेशन मोबाइल फोन। थर्ड जनरेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको वॉइस डेटा एंड डेटा सर्विस दोनों मिलती है, मतलब आप इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं एंड आप वॉइस कॉल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट आपको एक्सेसिबल यहाँ पे मिलता है, डिजिटल वॉइस एंड डेटा सर्विस, दैट मीन्स कॉल भी कर सकते हैं, इंटरनेट भी फोन से सेम डिवाइस से चला सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे डेटा ट्रांसफर की स्पीड क्या थी, बहुत हाई हो जाती है कंपेयर टू सेकंड जनरेशन, मतलब बहुत बेटर स्पीड हमें मिलती है।
जो वॉइस एंड डेटा की कैपेसिटी है वो भी अब बहुत इंक्रीज हो गई है, ठीक है। एंड वीडियो कॉल एंड मल्टीमीडिया सपोर्ट हमारा थर्ड जनरेशन से ही होने लगा था। यहाँ पे मेजर टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं वो है UMTS एंड HSPA। ओके, नेक्स्ट इज द फोर्थ जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन हो गई, फर्स्ट जनरेशन में एनालॉग सिग्नल, सेकंड जनरेशन में आ गए डिजिटल सिग्नल, एंड बाद में जब हम अगर बात करें 2.5 2.75 की, तो इंटरनेट भी आ गया, ठीक है। देन अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन जिसमें प्रॉपर इंटरनेट आपका फोन से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब आ जाता है फोर्थ जनरेशन, ये अगेन 3G से फास्ट है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हाई स्पीड वायरलेस। अब स्पीड पे, वायरलेस से तो कनेक्ट हो गए हम, अब स्पीड पे काम करते रहेंगे कि और फास्ट इसको कैसे करें, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में हमें वीडियो स्ट्रीमिंग, फोर्थ HD में, ठीक है, HD में हमें वीडियो स्ट्रीमिंग का ऑप्शन भी मिला। ऑनलाइन गेमिंग बेटर हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन हमें मिलने लग गया, एंड इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया का ऑप्शन भी हमें मिलता है। टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE WiMAX हमने यूज करना शुरू कर दिया इन केस ऑफ फोर्थ जनरेशन। देन मूविंग ऑन टू द फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रही है। फिफ्थ जनरेशन में अब देखो, जैसा आपने सुना होगा 5G चल रहा है, अब कुछ दिनों में 6G आएगा, ठीक है। अब इंटरनेट स्पीड क्या होगी, बहुत 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 फास्ट हो गई कंपेयर टू फोर्थ जनरेशन और एनी अदर जनरेशन। यहाँ पे डेटा कनेक्टिविटी भी हमने बहुत इंप्रूव कर ली, मशीन टू मशीन लर्निंग भी शुरू हो गई है। देन IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, दैट मीन्स फोन के थ्रू आप लाइट, घर की लाइट जला रहे हो, पंखे बंद कर रहे हो, फ्रिज चेक कर रहे हो, ये सब चीजें भी सपोर्ट होने लगी। एंड M2M, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी हमें फिफ्थ जनरेशन में मिलता है। दैट मीन्स जो वॉशिंग मशीन है आपकी वो इंटरेक्ट कर रही है मोबाइल फोन से, ठीक है। इसमें स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया कि जहाँ पे जितनी भी मशीनरी एक सिटी के अंदर एग्जिस्ट करती है वो नेटवर्क में कनेक्टेड हो, ठीक है। ऑटोनोमस व्हीकल हमारे इसी में आते हैं, ठीक है। एंड इसमें हम यूज करते हैं मिलीमीटर वेव्स को, मैसिव मैसिव मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट को, ठीक है। एंड एडवांस 5G NR टेक्नोलॉजीज को हम यूज करते हैं इन द फिफ्थ जनरेशन। तो ये सब चीजें हमें धीरे धीरे मिल रही हैं, एंड ये आगे भी इंप्रूव होती रहेगी सिक्स जनरेशन, सेवन जनरेशन में। ऑल राइट, मूविंग ऑन। In the Bluetooth technology, what is the term used for the personal area network? PAN, formed by communicating device within the range of 10 meter. Hotspot, Piconet, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, यहाँ पे बहुत ही कॉमन आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, ये है हमारी ऑप्शन बी, दैट इज पिकोनेट, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक मास्टर यूज होता है एंड 7 एक्टिव स्लेव्स यूज होते हैं। दैट मीन्स हम यूज कर लेते हैं अप टू 255 डिवाइसेस टू कनेक्ट देम ऑल टुगेदर इन वन सिंगल ब्लूटूथ नेटवर्क, ठीक है। एक ब्लूटूथ नेटवर्क में एक मास्टर 7 एक्टिव स्लेव्स की मदद से हम 255 डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते हैं। सो आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी। ओके, नाउ अब बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट भी है, एंड आपके लिए इसको जानना भी बहुत जरूरी है। प्रोटोकॉल की जब हम बात करते हैं, हम बेसिकली बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड रूल्स के, जिसको सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो सेंडर हो, चाहे वो रिसीवर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट डिवाइस हो, सबको ही ये रूल मानने पड़ेंगे। ओके, इनमें कुछ चीजें होती हैं जो हमें प्रोटोकॉल की हेल्प से मिलती है, या प्रोटोकॉल हेल्प करता है इन चीजों को हमें लागू करने में। ओके, तो इन चीजों को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट वाला काम है वो है फ्लो कंट्रोल। ओके, तो बेसिकली आपका जो प्रोटोकॉल है वो आप बताता है कि जब सेंडर और रिसीवर डिफरेंट स्पीड से डेटा को सेंड कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंडर मैसेज भेजे जा रहा है, अब रिसीवर का इंटरनेट स्लो है तो मैसेज का लैग हो रहा है या आने वाले मैसेज जा नहीं रहे, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो फ्लो किस तरीके से कंट्रोल होगा जब दोनों की नेटवर्क स्पीड में डिफरेंस है, ये हमारा डिसाइड करता है फ्लो कंट्रोल। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मीन्स अगेन दिस इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी डिवाइस कौन से नोड को, दैट मीन्स कौन सा नेटवर्क, अगर ये वायर है, एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ये लेके चलना है जैसे वायरलेस इंटरनेट में हमने पढ़ लिया कि क्या बनते हैं, नेट वो बनते हैं, क्या कहते हैं, पैकेट बनते हैं, चैनल्स बनते हैं फॉर अ वाइल बीइंग। तो वो जो चैनल्स हैं, ये चैनल्स आप ऐसे विजुलाइज करो जैसे वायर होगी, तो कौन सा चैनल कौन सी नोड, नोड बेसिकली जो भी डिवाइस आपने कनेक्ट कर रखी है, कौन सा चैनल कौन से नोड को एक्सेस करेगा, ताकि डेटा को बचाया जा सके, डेटा का लॉस ना हो, डेटा का कंट्रोल रहे सिक्योरिटी पे, ये सब चीजें आपका देखता है एक्सेस कंट्रोल की। डिवाइस जो मैसेज भेज रही है, रिसीव कर रही है, कौन सी डिवाइस को, क्योंकि अभी देखो 1000 लोग, 10,000, 20,000 लोग, मे बी अब बिलियन लोग एक साथ मैसेज भेज रहे हैं,
हर कोई अलग अलग चैनल यूज कर रहा है, ठीक है, तो कौन सा चैनल कहाँ पे यूज होना है ये सब चीजें देखता है एक्सेस कंट्रोल। ऑल राइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑल राइट, क्लीन हो चुका है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एड्रेसिंग। एड्रेसिंग बेसिकली डिफाइंस हाउ कंप्यूटर कहाँ पे मैसेज भेजना है। मैंने आपको बताया ना, जब हम पैकेट सर्किटिंग बात कर रहे थे तो यहाँ पे क्या हुआ, पैकेट मैसेज के बना के भेज दिए हैं, ठीक है। अब ये कौन से नेटवर्क में जाएंगे, ये किससे डिपेंड, ये किस पे डिपेंड करता है, एड्रेस पे जो हेडर पे है। एंड कौन से कंप्यूटर पे वो एड्रेस है ये डिपेंड करता है आपका प्रोटोकॉल्स। सो एड्रेसिंग भी आपका कौन करता है, प्रोटोकॉल। बेसिकली कौन से कंप्यूटर से कौन से कंप्यूटर पे मैसेज जाना है, इसका ध्यान रखने का काम करता है आपका कंप्यूटर प्रोटोकॉल। देन वी हैव इज डेटा फॉर्मेट। अगेन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने दोस्त को भेज रहे हो टेक्स्ट और आपका दोस्त रिसीव कर रहा है इमेज। अगर आपने टेक्स्ट मैसेज भेजा है तो आपके दोस्त को टेक्स्ट मैसेज ही मिलना चाहिए। अगर आपने वॉइस मैसेज भेजा है तो आपके दोस्त को क्या रिसीव होना चाहिए, वॉइस मैसेज। ओके, और इसका ध्यान कौन रखता है, आपका प्रोटोकॉल्स रखते हैं। देन एरर डिटेक्शन, अगर कोई डेटा कहीं पे जा रहा है, क्योंकि देखो आपने अगेन क्या कर रखा है, पैकेट सर्किटिंग में डेटा के पैकेट बना के कंप्लीटली उसको छोड़ दिया है, कोई ऐसे डेडिकेटेड चैनल नहीं है जिसके थ्रू वो जा रहा है, कोई भी पाथवे कोई भी रूट वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बहुत ही हाई चांसेस रहते हैं, क्या पता आपका डेटा गुम हो जाए, डेटा आपने भेजा सारा डेटा ऐसे है ए बी सी डी, ठीक है। अब पैकेट तो ऐसे डिवाइड हुए थे ए बी एंड सी, रिसीव करते वक्त ये भी तो हो सकता है ना कि पहले आ जाए सी फिर आ जाए ए फिर आ जाए बी, तो ये क्या है, एक ह्यूज एरर है। अब इस एरर को से बचने का काम कौन बताता है हमें, प्रोटोकॉल बताता है। देन पैकेट रीऑर्डरिंग, अगेन पैकेट एक बार रिसीव हो गए हैं तो उनको रीअरेंज कैसे करना है ये सब हमारा देखते हैं पैकेट रीऑर्डरिंग थ्रू द प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा नहीं है कि मैसेज को जस्ट भेजा जा रहा है उसमें कोई रूल फॉलो नहीं करने, कुछ नहीं करने। आप अपने कंप्यूटर से कॉल क्यों नहीं कर पाते हो डायरेक्ट फोन नंबर्स पे, ठीक है। तो ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा अगर देखो हमने ये लेट्स से कि हमने ऐसा शुरू कर दिया है कि नहीं, अगर आपको कोई मेल भी भेज रहा है तो आप वॉकी टॉकी के थ्रू मेल दे सकते हो, या फिर अगर आपको कोई कॉल कर रहा है तो आप लैपटॉप के थ्रू नॉर्मल कॉल रिसीव कर सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो डेटा का लॉस बहुत बढ़ जाएगा, डेटा की क्रॉसिंग बहुत हो जाएगी, कहीं का डेटा कहीं जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें हम आज के ज़माने में कर रहे हैं या आज के टाइम पे हो रही हैं वो ड्यू टू सम रूल्स एंड और ड्यू टू सम प्रोटोकॉल्स ही हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन पर भी हम एक बार नजर डालेंगे। सबसे पहले हमारे पास है HTTP, जो क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट करने में। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं सबसे पहले उसके ऊपर लिखा होता है HTTP, ठीक है, क्योंकि वो वेबसाइट हमारी किस में हेल्प कर रही है, वो हमारी वर्ल्ड वाइड वेब जिसमें की सारी आपके वेब पेजेस होते हैं उनसे कनेक्ट करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। ये काम करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे, दैट मीन्स एक सर्वर कंप्यूटर होगा जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था प्ले स्टोर का, ठीक है। प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप हैं, ऐसे मेल भी आपके कहीं रखे जाते हैं, जीमेल के पास बहुत सारे मेल्स हैं, गूगल ड्राइव में बहुत सारी फाइल्स हैं, वो आप क्या हो गया है, सर्वर। आपकी जो डिवाइस है जहां से आप कोई मूवी डाउनलोड करने के लिए या कोई मेल रिट्रीव करने के लिए रिक्वेस्ट भेजोगे, तो आप क्या हो जाते हो, क्लाइंट। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे हमारा HTTP काम करता है। देन नेक्स्ट वी हैव इज HTTPS, सेम यही है HTTP की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, हम सिक्योर कर देते हैं, S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, यहाँ पे एक्स्ट्रा इंक्रिप्शन हम लगाते हैं। इंक्रिप्शन क्यों लगाते हैं, क्योंकि इससे एक की बन जाएगी, ठीक है। आप ऐसा लेके चलो कि ये आपका बक्सा है, ठीक है, ये आपका बक्सा है जिसमें आपने अपने सोना रखा हुआ है, आपके पास लेट्स से 60 ग्राम सोना था, वो आपने इस बक्से में रखा हुआ है, लेकिन आपने कोई ताला नहीं लगा रखा है, तो इसको एक्सेस करना इजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई लॉक नहीं है। अब जैसे ही आप इस पे लॉक लगा देंगे इसको एक्सेस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जितना इंपॉर्टेंट आपका लॉक है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका HTTPS का इंक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन भी बेसिकली लॉक लगाना होता है। अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, इंक्रिप्शन में क्या होता है, एक की मदद से पूरे के पूरे मैसेज को लॉक कर दिया जाता है, अगर उसके बाद कोई और भी उस मैसेज को खोलेगा उसको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है,
ठीक है। एंड उसी की मदद से जब आपके पास वो मैसेज पहुंचेगा उसको अनलॉक किया जाता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। इससे डेटा हैकिंग जो है, डेटा का लॉस जो है, डेटा की इंटीग्रिटी इंक्रीज होती है। देन वी हैव इज एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली जब हम मशीन्स, दो मशीन्स के बीच में टीसीपी की मदद से, अब टीसीपी क्या है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट से रिलेटेड है, इसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो टीसीपी के ऊपर टीसीपी के नेटवर्क को यूज करते हुए जब हम कोई फाइल भेजते हैं, फाइल्स, ठीक है, फाइल्स को भेजते हैं तो हम यूज करते हैं एफटीपी। देन वी हैव इज ट्रिपल पी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल मींस दो डिवाइस, एक पॉइंट दूसरी डिवाइस दूसरा पॉइंट। तो ये लेट से आपके पास कंप्यूटर है, ये आपके पास मोबाइल फोन है, आप मेल भेज रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट वन एंड पॉइंट टू। एंड इस डिवाइस से इस डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए आपको कौन से रूल्स चाहिए होते हैं या क्या फॉलो करना पड़ता है, आपने ट्रिपल पी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को यूज करना होता है। Then next we have is SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, important for exam. Okay, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगेन ईमेल में यूज होता है क्योंकि नाम में ही मेल है। अगर आपको फुल फॉर्म भी याद होगी तो आप इसको डिकोड कर लोगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैसेज हेडर होता है जिससे आप कहाँ मैसेज जाना है इसमें आपको हेल्प मिलती है। नीचे मैसेज की बॉडी होती है, दो ही पार्ट होते हैं, मैसेज हेडर एंड मैसेज बॉडी। ठीक है, हेडर में आपको एड्रेस मिलता है, बॉडी में आपको कंटेंट मिलता है जो मैसेज आप भेजना चाहते हो। नेक्स्ट वी हैव इज पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इट इज टू रिट्रीव, नॉट टू ट्रांसफर बट टू रिट्रीव। कोई पुराना मेल आप सर्वर से वापस लेके आना चाहते हो अपने कंप्यूटर पे, कोई 10 साल पुराना मेल है, 5 दिन पुराना मेल है, तो उसके लिए यू विल यूज द रूल पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। देन वी हैव इज IMAP4, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल 4। ये किस लिए होता है, जो भी मैसेज रिट्रीव करने हैं या स्टोर करने हैं, सेव करके रखने हैं, या पुराने मैसेजेस को, सेव किए हुए मैसेजेस को आप दोबारा देखना चाहते हो, तो उसके लिए यू विल यूज द IMAP4। ओके, देन वी हैव इज TCP, अगेन इंपॉर्टेंट वन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये बेसिकली क्या करता है, आपके मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड करने का काम करता है, एंड डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो उनको दोबारा से कलेक्ट करने का काम करता है, उनको रीअसेंबल, कलेक्ट करने का काम, उनको असेंबल करने का काम कौन करता है, आपका टीसीपी, क्योंकि इसी को पता है कि पैकेट डिवाइड कैसे हुए थे, कौन सा वाला पीस फर्स्ट में आएगा, कौन सा वाला पीस सेकंड में आएगा, इसी ने तोड़े थे तो यही जोड़ेगा भी। ठीक है, देन वी हैव इज आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, एक तरह का एड्रेसिंग प्रोटोकॉल। अब एड्रेसिंग प्रोटोकॉल क्या है, देखो बेसिकली इंटरनेट में क्या होता है, अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। इंटरनेट कुछ नहीं है, इंटरनेट ऐसे कोई मैजिकल चीज नहीं है। इंटरनेट में बेसिकली क्या है, जितनी भी दुनिया की डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, वो एक नेटवर्क से कनेक्ट हो रही हैं। अब इस नेटवर्क में कोई सर्वर होगा जिसके पास बहुत सारा डेटा है। ठीक है, जैसे कि आपका अगेन गूगल प्ले है, अगर मैं बात करूं गूगल ड्राइव की बात करूं, अगर मैं बात करूं गूगल फोटोज की बात करूं, तो ये सर्वर है। एंड छोटी छोटी डिवाइसेस और कनेक्टेड है इससे, जैसे आपका फोन, आपका लैपटॉप, कोई प्रिंटर है, ये अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो ये क्या बना रही है, इंटरनेट। इंटरनेट का ये मतलब नहीं कि ओहो भाई वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। इंटरनेट आप अपने दोस्तों के साथ 10 डिवाइसेस कनेक्ट कर लीजिए, दैट इज ऑल्सो इंटरनेट। ठीक है, ऑल्दो इंटरनेट की जब हम बात करते हैं हम ग्लोबल स्केल पे ही बात करते हैं, बट इट्स अ टाइप ऑफ अ नेटवर्क, नेटवर्क ही है वो। अब यहाँ पे देखो इंटरनेट में क्या है, जब आपने कोई चीज रिक्वेस्ट की, आप कोई मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं एंड आपने उस मूवी के लिए रिक्वेस्ट कर रखी है कि भाई मुझे ये मूवी है, ये डाउनलोड, XYZ मूवी है, ये डाउनलोड करनी है। अब सर्वर के पास है वो मूवी, ठीक है, सर्वर के पास वो मूवी है, या अब मूवी की जगह आप कोई सॉन्ग भी ले सकते हैं, कोई इमेज भी ले सकते हैं, आपको पीपीटी बनानी है, आप कोई डेटा भी ले सकते हैं जो आपने कॉपी पेस्ट करना है। सर्वर के पास, वो विकीपीडिया के पास अपना सर्वर है, सर्वर के पास बहुत सारा डेटा है। ठीक है, अब सर्वर को कैसे पता कि भाई कौन सा कंप्यूटर रिक्वेस्ट, उसके पास तो रिक्वेस्ट आ रखी है, कौन सा कंप्यूटर रिक्वेस्ट करा उसे क्या पता, और फिर कौन से कंप्यूटर में भेजे उसे क्या पता। तो ये मेक श्योर करना, उसे क्या पता, कि प्रॉब्लम को रिमूव करने का काम हमारा करता है आईपी एड्रेस। बेसिकली आपकी डिवाइस जो है, जो भी डिवाइस आपकी कनेक्टेड है, इसको ये एक एड्रेस देता है, इसको ये एक एड्रेस देता है जिसको कहते हैं इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस। अब इस एड्रेस की मदद से आपके एड्रेस से रिक्वेस्ट जाएगी तो आपके एड्रेस पे ही फाइल भेजी जाएगी। इस वाले अगर डिवाइस से कोई और एड्रेस जाती है तो इसी डिवाइस पे एड्रेस पे फाइल भेजी जाएगी। अगर ये एड्रेस ना हो तो क्या होगा, अगर ये एड्रेस नहीं होगा तो फाइल डाउनलोड करके पता ही नहीं चलेगा भाई किसने रिक्वेस्ट कर रखा है, कौन पेज डाउनलोड करना चाह रहा है।
ठीक है, तो इसके लिए वी यूज द आईपी। ये क्या करता है, रूट्स द पैकेट्स यूजिंग द आईपी एड्रेस। मैंने अगेन कहा ना, देखो रूट तो कोई कैसा भी ले रहा है, जिस पैकेट का जो मन कर रहा है वैसा ले रहा है, लेकिन एड्रेस तो उसमें ध्यान रखना जरूरी है ना, तो उसको मेक श्योर करता है आपका आईपी एड्रेस, सॉरी आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड किसके साथ यूज किया जाता है, टीसीपी के, ऑफ कोर्स टीसीपी के साथ ही, क्योंकि टीसीपी ही तो पैकेट्स को डिवाइड कर रहा है, पैकेट्स को रीअरेंज कर रहा है। ठीक है, और वो किसकी मदद से एड्रेस तक पैकेट्स को पहुंचा पा रहा है, आईपी एड्रेस की वजह से। ठीक है, then we have is UDP, user datagram protocol. This is loss tolerant low latency alternative to TCP. ये थोड़ा सा TCP से बेटर होता है यूजर डेटा प्रोटोकॉल। क्यों? क्योंकि डेटाग्राम प्रोटोकॉल इसमें लॉसेस कम होते हैं, लेटेंसी जो लैग आता है वो भी कम होता है। ऑल्टरनेटिव है TCP का, वाइडली यूज नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज टेलनेट। अब टेलनेट की अगर हम बात करें, दिस इज फॉर रिमोट लॉगिन। आपने देखा होगा जितनी भी कंपनीज है जहां पे भी हम वर्क फ्रॉम होम यूज करते हैं, या फिर आपका जीमेल है, आप कहीं, अब ऐसा जो क्या है कि आप सर्वर के साथ ही बैठ के जीमेल को यूज करते हैं, आप किसी रिमोट लोकेशन पे हैं एंड वहां से आप अपने जीमेल के अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल आपने यूज करना पड़ता है, दिस इज टेलनेट। ठीक है, एंड ऑल्सो दिस कनेक्ट्स द लोकल कंप्यूटर टू द रिमोट कंप्यूटर। अब ये रिमोट सर्वर भी हो सकता है, सर्वर कंप्यूटर भी हो सकता है, एंड लोकल आपका क्लाइंट भी हो सकता है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो जितनी भी चीजें मैं अभी तक आपको समझा रही हूँ ना, मैं बहुत ही लेमन टर्म में, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टर्मिनोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है, नॉट कि इनकी डेफिनेशन आप अच्छे से याद करो। ठीक है, फुल फॉर्म ऑल दो याद कर लो क्योंकि पूछी जाती है काफी बार, बट मेन पॉइंट आपको समझना है। अगर आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लोगे, वैसे तो आप कंफ्यूज होंगे नहीं, तो आप ऐसा करो, इसमें बस एक बार समझ के आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लो। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज गोफर। गोफर किस लिए होता है, फॉर सर्चिंग, रिट्रीविंग, डिस्प्लेइंग द डॉक्यूमेंट फ्रॉम रिमोट साइट। अगेन रिमोट एंड ये क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल पे काम कर रहा है। किसी भी रिमोट सर्वर से किसी भी डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट पीडीएफ वर्ड ऐसी फाइल्स को सर्च करना, रिट्रीव करना एंड देन आपको शो करना, ये काम हमारा करता है गोफर प्रोटोकॉल। या मतलब जो भी ये डिवाइसेस कर रही हैं काम, उनको गोफर प्रोटोकॉल को यूज करना पड़ेगा। देन वी हैव इज ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इट मैप द आईपी एड्रेस टू द हार्डवेयर एंड मैक एड्रेस। अब आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, ऑल्दो हमने ये पहले डिस्कस कर लिया। देखो जो आपकी डिवाइस है, ठीक है, जो आपकी डिवाइस है, इसको मिलता है एक मैक एड्रेस, इसको मिलता है एक मैक एड्रेस। ठीक है, एंड इस मैप एड्रेस, ये तो आपका है ऑफलाइन, आपकी डिवाइस है तो भी आपका मैक एड्रेस है। अब इसके बेसिस पे जब आपने इंटरनेट से कनेक्ट किया, जब आपने इसे इंटरनेट से कनेक्ट किया, इसको मिलेगा एक आईपी एड्रेस। ठीक है, इसको मिलेगा एक आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस शो होगा ऑनलाइन, एंड मैक एड्रेस किसका होता है, डिवाइस का होता है। ठीक है, तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल आपका क्या करता है, ये मैप करता है आईपी, हर आईपी एड्रेस कौन सी डिवाइस को बिलोंग करता है, ये इसको फिगर आउट करता है। ठीक है, उसका एक रिकॉर्ड रखता है। Then we have is DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. It dynamically assign IP address to the device. ये क्या करता है, डायनामिकली सारे के सारे डिवाइसेस जो कि एक नेटवर्क में कनेक्टेड है, उनको एक आईपी एड्रेस असाइन करता है बेस्ड ऑन देयर मैक एड्रेस। ओके, देन वी हैव इज SIP, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। सेशन इनिशिएशन मींस, ये सेशन मींस अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो एक सेशन हो गया। ठीक है, तो उसको इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, मेंटेन करना, जितने टाइम तक आप बात कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखना, एंड टर्मिनेट करना, लास्ट में जब बात खत्म होगी उसको रिमूव करना, ये काम करता है SIP। अब वो जो सेशन है वो वॉइस सेशन भी हो सकता है, आप फोन पे भी बात कर रहे हो सकते हो, वीडियो सेशन भी हो सकता है, आप वीडियो कॉल भी कर रहे हो, मैसेजिंग सेशन भी हो सकता है, आप हो सकता है टेक्स्ट में बात कर रहे हो। तो ये क्या मेंटेन करेगा आपका, या कौन से रूल जब दो डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको मानना पड़ेगा, SIP। Then we have is RTP, Real Time Transport Protocol. It delivers audio video over the IP network. ओके, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल क्या करता है, ऑडियो वीडियो फाइल्स को चाहे वो स्ट्रीमिंग के बेसिस पे हो कि ऑनलाइन आप यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे स्ट्रीम कर रहे हो, तो उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, RTP। देन वी हैव इज L2TP, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ PPTP जो भी हमने पढ़ी थी, एंड बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम VPN को कनेक्ट कर देते हैं। अब VPN क्या करता है, ये हमारे जो
आईपी एड्रेस है उसको मास्क करने का काम करता है। दैट मीन्स आपका रियल आईपी एड्रेस किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि आईपी एड्रेस आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी एक्सपोज करता है कि आप कहाँ बैठे हो, अभी किससे बात कर रहे हो, कहाँ पे बैठ के बात कर रहे हो, ये सब चीजें भी पता चल जाती हैं, ठीक है। देन वी हैव इज पीपीटीपी। पीपीटीपी इज पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, यही इसी की बात की थी हमने। ये क्या है, L2TP इसके ऊपर ही बनता है। तो ये क्या करता है, ऑब्सोलेट वीपीएन मेथड है एंड है सिक्योरिटी इशू। इतना बढ़िया नहीं है पीपीटीपी, इसको बढ़िया कौन बनाता है, जब इसके ऊपर L2TP लग जाता है। देन वी हैव इज SNMP। SNMP क्या है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, जो भी डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करता है एंड मॉनिटर करता है जब वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड होती हैं। जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं SNMP आपका काम करता है। देन वी हैव इज TFTP। TFTP ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी अगेन FTP जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल था उसी की तरह है, बट यहाँ पे फायदा ये है जो छोटी फाइल होती है, जो सिंपलर फाइल होती है, उनमें हम TFTP की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए होता है। अब सिंपल फाइल है, आपने लेट्स से एक रेसिपी बना रखी है कि खांसी खांसी के लिए, खांसी रिलीव करने के लिए चाय कैसे बनाएं। अब ये कोई इतनी बड़ी रेसिपी नहीं होगी या इतनी सीक्रेटिव रेसिपी नहीं होगी जो आपने छिपानी होगी, ठीक है। तो बहुत ही ट्रिवियल सी है, कॉमनली अवेलेबल है, तो इसके लिए आप TFTP यूज कर सकते हो, ठीक है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑलराइट, ये बस अगेन लेमैन एग्जांपल था, ऐसा नहीं कि सच में ही ये चीज हो रही है, ये बस आपको समझाने के लिए है ताकि ये सभी चीजें आपको याद रहें। कहीं कहीं से कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जो, जैसे गोफर है, अगर ये आपको टर्म मिल भी जाए तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसके लिए मैंने कैसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था। लेकिन जैसे SIP है, DHCP है, ये ऐसी चीजें हैं जिसका आप अगर फुल फॉर्म याद करोगे तो आपको ये फटाक से याद आ जाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोटोकॉल ऐसे ही हैं जो 2-3 एक्स्ट्रा आपने आउट ऑफ द वे जाके याद करने हैं, आप उनको भी याद कर लेना, ठीक है। ये ऑल दो फर्स्ट टर्म में आपको लग सकता है कि बहुत मुश्किल टॉपिक है, वैसे ये मुश्किल टॉपिक नहीं है। ओके, नाउ लेट मी क्लीन द स्लाइड। ओके, नाउ let's move on to the question, which protocol was developed by Tim Berners-Lee at CERN in 1989। अब हो सकता है ये आपको नहीं पता हो, ये तो मैंने पढ़ा है नहीं, बट इसका सेकंड पार्ट देखिए। एंड इज प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इज WWW। तो WWW को एक्सेस करने के लिए हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल है। इफ यू हैव आंसर्ड ऑप्शन सी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर इसके अलावा कोई और आंसर किया है तो नो वरीज, आप एक बार जाके थोड़ी सी वीडियोस को बैक करके इसको रिवाइज कर लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक थोड़े से इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ओके, मूविंग ऑन टू द कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस। अब हम उन डिवाइसेस की बात करेंगे जो आपकी हेल्प करती है कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होने में, ठीक है। तो दो या उससे ज्यादा डिवाइस जब कनेक्ट होती हैं वो कैसे होती हैं, ये आपको बताएगा कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस। जो पहली डिवाइस हमारे पास है वो है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये ऐसा कार्ड है जिसपे आपका मैक एड्रेस मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये क्या है, जब आपका कंप्यूटर ऑफलाइन होगा, ठीक है, तो उसके पास क्या होगा, मैक एड्रेस। अब जब ये ऑनलाइन जुड़ेगा, मैक एड्रेस के बेसिस पे ही IP एड्रेस आपका होगा, ठीक है। तो ये जो मैक एड्रेस होता है ये किस पे होता है, ये आपका होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे। ओके, देन वी हैव इज हब एंड स्विच थोड़े से एक जैसे हैं, तो इनको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़े से कंफ्यूजिंग भी आपको लग सकते हैं, बट इनमें एक मेजर डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो, हब क्या होता है, बेसिकली यहाँ आपको ऐसे सॉकेट मिलते हैं जिनसे आप अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर या डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, चाहे आप प्रिंटर को करो, चाहे मोबाइल फोन को तो क्या करोगे, जैसे कंप्यूटर वगैरह को आप कनेक्ट कर सकते हो एक ही नेटवर्क से। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, देखो हब में ना एक टाइम पे एक ही डिवाइस मैसेज भेज सकती है। अगर लेट से यहाँ पे एक डिवाइस है एंड यहाँ पे एक डिवाइस है, इन दोनों ही डिवाइस ने मैसेज भेज दिए, तो इससे क्या होगा, आपका जो मैसेज है वो कोलाइड होके करप्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक टाइम पे एक ही डिवाइस मैसेज भेजेगी और वो मैसेज भी जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर है सबको जाएगा। ऐसा नहीं कि एक आप ये कंप्यूटर A है और ये कंप्यूटर E है, अब A E को मैसेज भेजना चाहता है, ऐसा नहीं कि B C D को नहीं पता चलेगा, ये सबको पता चलेगा, ठीक है। सारी ही डिवाइस पे मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा। देन नेक्स्ट वी हैव इज स्विच। स्विच क्या है, बेसिकली स्विच में यहाँ पे जो मैसेज है वो डायरेक्टली सोर्स से डेस्टिनेशन में जाता है। अगेन, अगर आपके यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्टेड है एंड आप A से E को मैसेज भेजना चाहते हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सबको मैसेज वो होगा मिलेगा। यहाँ पे क्या है, एक टेबल रखी जाती है सारे डिवाइसेस की कि अच्छा कौन से उस पे कौन सी डिवाइस है,
एंड अब इस टेबल का क्या फायदा होता है, देखो दिस टेबल विल मेंशन कि कौन सी डिवाइस कहाँ पे कनेक्टेड है, एंड इस टेबल की मदद से ए एंड ई मैसेज डायरेक्टली भेज सकते हैं, सब जगह ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसीलिए ये हब से बेटर होता है। काम दोनों एक जैसा ही कर रहे हैं कि नेटवर्क से डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एक सेंटर पीस की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रल डिवाइसेस है। देन नेक्स्ट वी हैव इज राउटर। राउटर क्या है, बेसिकली ये हमारे लैन को इंटरनेट से, जो लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली जब हमने किसी एरिया में बहुत सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया है तो उन्होंने क्या बना दिया, एक लोकल एरिया नेटवर्क बना दिया। अब इन नेटवर्क्स को एक साथ लाके इसको इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम हमारा लैन करता है, सॉरी राउटर करता है। देन नेक्स्ट वी हैव इज मॉडेम। मॉडेम अगेन क्या करता है, ये मॉडेम हमारा कंप्यूटर कनेक्ट करता है कंप्यूटर को इंटरनेट से यूजिंग द मोबाइल टेलीफोन। जो एग्जिस्टिंग हमारी टेलीफोन लाइंस है उनको इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम हमारा मॉडेम करता है। अगर आपके पास मॉडेम है तो आप फोन के थ्रू भी अपनी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए ये क्या है, मदरबोर्ड से अलग होता है, दिखने में ये कुछ ऐसा लगता है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज गेटवे। गेटवे क्या करता है, दो अलग अलग नेटवर्क्स को जो कि अलग अलग प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है हमारा गेटवे। ठीक है, लेट्स से कि एक लाइन इंटरनेट को यूज करके, टेलीफोन लाइंस को कनेक्ट करके डिवाइसेस कनेक्टेड है, एक राउटर को यूज करके इन दोनों को कनेक्ट करने का काम, आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, राउटर। दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, ट्रांसमिशन का मेथड अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, इनको भी कनेक्ट कर देता है गेटवे। ओके, लास्टली वी हैव रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, बेसिकली किसी भी डिवाइस के कवरेज को बढ़ाने के लिए, इंटरनेट के कवरेज को बढ़ाने के लिए हम लोग ये नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए हम रिपीटर को यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या करता है, सिग्नल्स को बूस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following device sends data directly from the source to destination without broadcasting the message to all connecting devices। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि कौन सी सेंट्रल डिवाइस या नेटवर्क डिवाइस है जो सोर्स से डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे मैसेज भेज रही है। ऐसा नहीं है कि जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है सबको मैसेज भेजती है। इज इट हब, इज इट स्विच, इज इट रिपीटर, इज इट मॉडेम? So if you have answered option C, that is switch, you are absolutely correct। आपको इसके लिए हब एंड स्विच में थोड़ा सा स्मार्ट होके डिफरेंस को याद करना पड़ेगा। एक और चीज यहाँ पे आप याद कर सकते हो कि जो हमारा स्विच होता है वो क्या होता है, हब से स्मार्ट होता है। एस फॉर स्विच, एस फॉर स्मार्ट। ओके, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करें तो देखो अगेन दो तरह के हैं, एक पीयर टू पीयर, एक क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर तो आपको पता ही होगा, सर्वर के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे डेटा हो, डेटा का मैनेजमेंट हो, चाहे सिक्योरिटी हो, सब चीज़ें देखनी पड़ती है सर्वर को। क्लाइंट को क्या करना है, कनेक्ट करना है, रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक ऑफिस में हो और ऑफिस के सभी कंप्यूटर को आपने एक नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया हो, ठीक है, कंप्यूटर सभी के सभी कंप्यूटर्स को आपने कनेक्ट कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंप्यूटर की जिम्मेदारी है कि भाई सारी फाइल्स भी देखनी है, फाइल्स रखनी भी है, सिक्योरिटी भी देखनी है कि बाहर से कोई अटैक ना हो। नहीं, यहाँ पे सबको इक्वल राइट्स है। तो ये होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, एंड ये क्या होता है, यहाँ पे सबके पास इक्वल प्रिविलेजेस होती हैं, एंड अप टू 10 कंप्यूटर्स के लिए ये नेटवर्क बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक सर्वर होगा जिसमें सारी फाइल्स हैं, जिसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिसोर्स का मैनेजमेंट उसने करना है, उसको कहेंगे सर्वर। एंड क्लाइंट ने क्या करना है, फाइल रिक्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है, अनइक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड प्रिविलेज भी अनइक्वल है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर लेते हैं। देखो डिपेंडिंग ऑन कि कितनी डिवाइसेस है या कितने एरिया को कवर कर रही है, वी हैव पैन, लैन, मैन एंड वैन। पैन हमारा क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप ऐसा सोचो कि आप एक रूम पे हो एंड आपने क्या कर रखा है, आपने मोबाइल फोन को आपके पास ट्रू वायरलेस है, आपने अपने ट्रू वायरलेस से इनको कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे एक स्पीकर भी है एंड आपने स्पीकर को कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है। तो आपने क्या बना दिया है, एक पैन। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, आपने क्या बना दिया है, पैन। ठीक है, अप टू 10 मीटर की रेंज में आपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर दी है, दैट विल बी पैन। ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। वायर्ड जैसे यूएसबी को यूज करके आप कनेक्ट कर लो, वायरलेस में बेसिकली आप ब्लूटूथ यूज कर लो। नेक्स्ट वी हैव इज लैन।
लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। ये अगेन सारी डिवाइसेस को आपने कनेक्ट किया एंड आपने नेटवर्क बना दिया 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर जितनी भी डिवाइस है आपने उनको आपस में कनेक्ट किया, तो आपने बना दिया है एक लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, इसको फर्दर आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो राउटर की मदद से। ऑलराइट, अब ये क्या होता है, ईथरनेट टू गीगाबाइट डिपेंडिंग ऑन द स्पीड कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आप ऐसा लेके चलो, जैसे पैन में आप एक कमरे को ले रहे थे, तो लैन में आप पूरी बिल्डिंग को ले लो, ये आपकी बिल्डिंग है एंड आपने सारे के सारे, और बिल्डिंग भी क्या, आप ऐसा ले लो ये आपकी लोकेलिटी है, ये आप सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में 3 बिल्डिंग्स हैं, आपने क्या किया, सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया, तो आपने बना दिया है अपने लिए एक लैन। ठीक है, अपने लिए बना दिया आपने एक लैन। लेट मी क्लियर एवरीथिंग। ओके, तो आपने क्या बना दिया है, जब आपने पूरी बिल्डिंग को कनेक्ट किया, लैन। अब ऐसे ही क्या किया, ये आपकी सोसाइटी है या आपका रेजिडेंस है, ऐसे ही शहर में बहुत सारे हैं, आप नोएडा रहते हो, दिल्ली रहते हो, बेंगलुरु रहते हो, तो यहाँ पे सारी की सारी बिल्डिंग्स को आपने आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो आपने क्या बना दिया, मैन। जब आप 30-40 किलोमीटर तक सारी ही डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हो, या यहाँ के लैन को इस वाले लैन को, इस वाले लैन को आपने इस वाले लाइन के साथ भी और इस लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो आपने क्या बना दिया है, एक आपने बना दिया है मैन। अब ऐसे ही कॉन्टिनेंट लेवल पे या फिर अपने कंट्री लेवल पे आप देख लो या फिर ग्लोबल लेवल पे देख लो, तो क्या होता है, जब आपने सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया है, आपने क्या बना दिया है, वैन। क्या बना दिया, वाइड एरिया नेटवर्क वैन। ठीक है, इसका लेवल भी बहुत बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा वैन है वो हमारा इंटरनेट है, जिसमें ग्लोबल स्केल पे सभी डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं। ओके, आई होप ये सभी चीजें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑल राइट, अब बात कर लेते हैं टोपोलॉजी की। टोपोलॉजी मींस जब आपने डिवाइसेस को कनेक्ट किया है, ठीक है, ये आपकी एक डिवाइस है, ये आपकी दूसरी डिवाइस है, ये आपकी तीसरी डिवाइस है, किस तरीके से आपने इनको कनेक्ट कर रखा है, इनको आप बोलोगे नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, इनको कैसे आपने सेट कर रखा है, किस मीन से कनेक्ट कर रखा है, ये आपके बनाएंगे टोपोलॉजी, जिसमें सबसे पहले है बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी में क्या होता है, देखो एक ना बैकबोन दी जाती है, ऐसे करके बैकबोन वायर दी जाती है। ठीक है, बैकबोन केबल, ये कॉक्सियल केबल भी हो सकती है। ठीक है, एंड यहाँ से आप क्या करते हो, सारे के सारे कंप्यूटर को इससे कनेक्ट करते हो, सारे के सारे कंप्यूटर इससे कनेक्ट होते हैं एक सिंगल केबल से, तो इसको आप बोल देते हो बस। इसको क्या बोल देते हो, बस। यहाँ पे मैसेज यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में जा सकता है, मतलब एक टाइम पे एक ही डिवाइस मैसेज भेज सकती है। ठीक है, एंड सबसे लो कॉस्ट सेटअप इसी का रहता है, ये क्या यूज करती है, इथरनेट यूज करती है। नेक्स्ट वी हैव इज रिंग। रिंग क्या है, इट बेसिकली कनेक्ट्स टू फॉर्म एंडलेस लूप। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने ये डिवाइस ली, इसको कनेक्ट कर दिया इस डिवाइस से, देन इसको कनेक्ट कर दिया इस डिवाइस से, देन इसको कनेक्ट कर दिया इस डिवाइस से, एंड ये फर्दर पहली वाली डिवाइस से कनेक्टेड है, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, अगेन दिस इज 1 डिवाइस, दिस इज 2 डिवाइस, दिस इज 3 डिवाइस एंड दिस इज 4 डिवाइस, एंड आपने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया है। हावेवर इसमें क्या होता है, डेटा आपका एक ही डायरेक्शन में फॉलो करता है, एक ही डायरेक्शन में डेटा जा सकता है, एंड यहाँ पे जिस डिवाइस के पास टोकन होगा, यहाँ पे टोकन पासिंग मेथड यूज होता है, जिस डिवाइस के पास टोकन होगा वो मैसेज भेज सकती है। अभी इस डिवाइस के पास टोकन है तो ये मैसेज भेज सकती है, फिर इस डिवाइस के पास आएगा तो ये भेज सकती होगी। ठीक है, इस तरीके से काम करता है कि जिसके पास टोकन होगा सिर्फ वही मैसेज भेज सकता है, एंड वो मैसेज भी क्या जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव इज स्टार। स्टार टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, एवरी नोड इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस। एक सेंट्रल डिवाइस रखी जाती है जो स्विच या हब हो सकता है, ये है स्विच या हब, एंड इससे अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है, अलग अलग डिवाइसेस इससे कनेक्ट होती हैं। सो दिस इज द स्टार टोपोलॉजी। अगर इसमें जो सेंट्रल डिवाइस है वो फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। हावेवर फायदा इसका यह है कि इसको इंस्टॉल करना, इसको सेटअप करना बहुत ही ईजी होता है, एंड जब आप बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी को साथ में यूज कर देते हो तो आप बना देते हो ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से इसमें क्या होता है, सॉरी, इसमें एक बैकबोन होती है, जैसे ये बैकबोन है, एंड इससे क्या होता है, सेंट्रल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, यहाँ से सेंट्रल डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। अब उन सेंट्रल डिवाइसेस से फर्दर डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, क्या होंगी, डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। इसमें क्या होता है, जैसे ट्री में एक ट्रंक होता है ना, बीच का तना,
वो बनता है हमारा सेंट्रल डिवाइस, एंड जो उससे ब्रांचेस निकलती हैं वो होती हैं फर्दर दूसरी डिवाइसेस जो हम कनेक्ट करेंगे। सो दिस इज द ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें पेरेंट चाइल्ड जो हायरार्की स्ट्रक्चर होता है, पेरेंट मींस जो केबल जा रही है, जो मेन नेटवर्क है, चाइल्ड मींस उसी से फिर जो फर्दर सेंट्रल डिवाइसेस से कनेक्टेड है वो डिवाइस है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज मैश टोपोलॉजी, वेरी इंटरेस्टिंग टोपोलॉजी। अब यहाँ क्या होता है, देखो लेट्स से ये आपकी डिवाइसेस हैं, ठीक है, मैश टोपोलॉजी में हर डिवाइस को हर दूसरी डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग whatever and however कनेक्शन यू वांट। ये डिवाइस है तो ये इससे भी कनेक्ट होगी, इससे भी कनेक्ट होगी एंड इससे भी कनेक्ट होगी, ठीक है। फर्दर तो इसमें क्या मिल जाते हैं, हमें मल्टीपल रूट मिल जाते हैं। इसका फायदा क्या होता है, हमें ना कोई सेंट्रल डिवाइस रखने की जरूरत है, ना कोई केबल रखने की, सेंट्रल केबल रखने की जरूरत है। और अगर एक पाथवे फेल हो भी जाता है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव पाथवे मैश टोपोलॉजी में रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर मैश टोपोलॉजी। देन अगर हम इनमें से किसी को भी, लेट्स से मैं रिंग टोपोलॉजी को कनेक्ट कर रही हूँ स्टार टोपोलॉजी, या स्टार टोपोलॉजी को कनेक्ट कर रही हूँ मैश टोपोलॉजी से, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। चाहे आप दो टोपोलॉजी यूज करें, चाहे या फिर आप एक बार एक बस एक रिंग और एक मैश तीनों को कनेक्ट कर दीजिए तो भी क्या बन जाएगी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। बट ये नहीं सोचना कि मैं दो मैश टोपोलॉजी को यूज करूंगी तो वो एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाएगी, नहीं। अलग अलग तरह की टोपोलॉजी को जब आप कनेक्ट करते हो तो वो क्या बनाती है, हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। नाउ which network topology does not have a single point of failure and provide multiple redundant paths between nodes। कि मतलब अगर एक पाथवे फेल भी हो गया तो कोई परेशानी नहीं है, बाकी ऑल्टरनेटिव है। एंड रिडंडेंट, जैसे अगर मैं इस कंप्यूटर को इन 5 कंप्यूटर के बीच में कनेक्ट करना चाहती हूँ तो लेट्स से एक पाथवे ये हो गया चलो, और एक पाथवे यहाँ से घूम के ऐसे चला गया, ठीक है, 2 पाथवे हो गए। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव पाथवेज कनेक्ट करके निकलते हैं। जैसे मैं इससे इसको भेजूंगी एंड देन फर्दर इस डिवाइस में कनेक्ट होगा, या फिर इस कंप्यूटर से इसको भेजूंगी देन इसमें कनेक्ट होगा, या फिर मैं इसको इससे भेजूंगी एंड ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें बहुत सारे पाथवे, जितनों की जरूरत नहीं है उतने से ज्यादा पाथवे यहाँ पे होते हैं। तो ये किस तरह की टोपोलॉजी है, तो इस तरह की टोपोलॉजी को अभी जस्ट हमने कवर किया है, दैट इज ऑप्शन डी, मैश टोपोलॉजी। ऑलराइट, नाउ अच्छा ये तो हमारा हो गया, हाइब्रिड टोपोलॉजी की तो जरूरत नहीं है, हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं नोड आइडेंटिफिकेशन की। दैट मीन्स जब एक नेटवर्क में हमारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो उनको हम आइडेंटिफाई या पहचान कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास है मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, एंड आईपी एड्रेस है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये दो एड्रेसेस हमारे पास होते हैं। जो मैक एड्रेस है ये किस में होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, निक के बारे में हमने पढ़ा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में हमने पढ़ा, उसकी हेल्प से क्या होता है, हमें हार्डवेयर में अपना मैक एड्रेस मिलता है। एंड जब इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो उसके ऊपर हमें क्या मिलता है, एक लॉजिकल एड्रेस मिलता है, ठीक है। किस में इनग्रेव्ड होता है, निक में, एंड मैन्युफैक्चरर से ही पहले से ही ये होके आता है। एंड जो हमारा आईपी एड्रेस है वो आपने भी पढ़ा होगा, ये हमारा रैंडमली असाइन होता है जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो हमें असाइन करता है। ये मैक एड्रेस परमानेंट है, लेकिन हमारा जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि हमारा हार्डवेयर, जैसे मेरा मोबाइल फोन है, उसका जो उसका जो डिवाइस में आइडेंटिफिकेशन है वो सेम रहेगी। हाउएवर मैं अभी इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ तो मेरा अलग आईपी एड्रेस होगा, मैं दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड होंगी तो अलग मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन फॉर्मेट, ये जो हमारा मैक एड्रेस है ये कितना होता है, 12 डिजिट का 48 बिट का एड्रेस होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल होता है, दैट मीन्स इसमें ए बी सी डी ई एफ भी हम यूज करते हैं एंड 0 से लेकर 9 भी नंबर यूज करते हैं। फर्स्ट 6 डिजिट क्या बनाती है, इसका OUI बनाती है। वहीं पे अगर मैं आईपी एड्रेस की बात करूं तो इसमें IP4 और IP6 दो होते हैं। जो IP4 होता है वो 32 बिट का होता है, इसमें 4 नंबर होते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, जैसे ये देखो 188.128.0.178। ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी नंबर आएंगे वो 0 to 255 के बीच में वेरी करेंगे। अगर 256 लिखा है दैट मीन्स इट इज रॉन्ग आईपी एड्रेस, ठीक है। एंड IPv6 की बात करूं,
आईपी एड्रेस वर्जन 6 की बात करूं, देखो क्योंकि इसमें 32 ही बिट थे एंड डिवाइसेस इतनी सारी कनेक्ट हो रही हैं, तो क्या हो गया था, ये शॉर्ट पड़ गया था, इसीलिए IPv6 एड्रेस आया। ठीक है, ये 128 बिट का होता है, हेक्साडेसिमल ही इसमें कोड होते हैं। एंड एग्जांपल देख सकते हो आप, जैसे मैक एड्रेस ऐसा लिखेगा, IP4 एड्रेस देखो 255 से सारे एड्रेस कम है। एंड जब मैं बात करूंगी IPv6 की, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, आपने सबके बिट याद कर लेने, कौन सा एड्रेस कितने कितने बिट का है, एंड थोड़ा सा इसको रूल्स जैसे कि 255 था होगा, अगर 256 होगा तो गलत हो जाएगा। जब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो उसमें A to F ही आता है, अगर कोई GHI लिख के दे रहा है तो वो गलत एड्रेस है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपने अच्छे से याद करने हैं। नाउ अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है OSI मॉडल्स। OSI मॉडल्स क्या होते हैं, जब हम नेटवर्क से कनेक्ट होके बात करते हैं कि कैसे हम जब हम नेटवर्क में कनेक्ट हो रहे हैं डिवाइसेस, ये मेरी एक डिवाइस है, ये मेरी दूसरी डिवाइस है, जब हम नेटवर्क में कनेक्ट हो रहे हैं तो किस तरह का मॉडल हमें अपनाना चाहिए, मतलब हमें कैसे अपना ऐप जो है या कैसे अपनी डिवाइस, जैसे मेरा सॉफ्टवेयर है, उसको किस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि मैं इस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकूं। तो इसके लिए दो हमारे पास मॉडल आते हैं, एक आता है OCI मॉडल, एक आता है TCP/IP मॉडल। जो OCI मॉडल है ये आइडियल मॉडल है। आइडियल मीन्स इसको मतलब इस तरीके से बनाया गया कि आइडियली ऐसा होना चाहिए, रियल होना हो लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास 7 लेयर होनी चाहिए, फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर होनी चाहिए, देन डेटा लिंक, देन नेटवर्क, देन ट्रांसपोर्ट, देन सेशन, देन प्रेजेंटेशन एंड देन एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसी वाली डिवाइस में होगा। लेट्स से ये एक डिवाइस है, ठीक है, मोबाइल फोन है, इसमें मैंने व्हाट्सएप डाउनलोड किया, ठीक है, ये मेरे पास व्हाट्सएप है, एंड ये आपका मोबाइल फोन है, इसमें आपने भी व्हाट्सएप डाउनलोड किया, तो दोनों में ही पहली बात तो ऐप होना चाहिए सेम। ऐसा नहीं है कि मेरे पास व्हाट्सएप है ना आपके पास टेलीग्राम है, ठीक है, मेरे पास व्हाट्सएप है आपके पास टेलीग्राम है, एंड मैं व्हाट्सएप में मैसेज भेज रही हूँ कि आपको टेलीग्राम में रिसीव हो रहा है, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर रही हूँ तो वो व्हाट्सएप में रिसीव होगा, अगर आपको टेलीग्राम में मैसेज भेज रही हूँ तो आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो इसका ये मतलब है कि दोनों ही, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही डिवाइस जो इंटरेक्ट कर रही है उनमें सिमिलर टाइप का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, एंड जब मैं मैसेज भेज रही हूँ यहाँ से तो मैं भेजूंगी इधर से, ठीक है, मैं पहले लेयर 1 यूज करूंगी, फिर लेयर 2, देन लेयर 3, देन लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7। लेयर 7 से मैसेज आपके पास गया, अब आपके पास जो मैसेज आएगा सबसे पहले वो लेयर 7 से आएगा, देन लेयर 6 पे जाएगा, देन 5 4 3 2 एंड लेयर 1 के थ्रू ये आपसे आएगा। तो यहाँ आपको लास्ट में मैसेज मिल रहा है, आप ही इंटरेक्ट कर रहे हो, एंड यहाँ जब मैं कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं लेयर 1 से ही इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर रही हूँ। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम साथ साथ में समझेंगे कि लेयर्स क्या क्या काम करती हैं, ये कैसे कैसे होती हैं, हर लेयर का काम क्या क्या है। एक बार आप इसको समझ गए तो अगला मॉडल इससे आसान है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो हमको स्टार्ट करना है फिजिकल लेयर से, और सबसे पहले OSI मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। ये डिस्क्राइब करती है कि डेटा हमारा मूव कैसे करेगा यूजिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, या फिर वन मोबाइल फोन टू अनदर मोबाइल फोन, लाइक दिस। ओके, तो सबसे पहले हमने देखो, क्योंकि अगर मैं बात करूँ हमारी तरफ से, तो हमारा आपने ये देखना है कि हमारे से जो लेयर इंटरेक्ट करेगी वो होगी एप्लीकेशन। जब आप मैसेज लिखना शुरू करोगे आप एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करोगे। ठीक है, ऐसा सोचो कि आपने एक एग्जाम्पल लेंगे, पहले बहुत लेमन एग्जाम्पल, आपने लेटर लिखना शुरू किया, ठीक है, तो यहाँ पे राइटिंग द लेटर आ जाएगा एप्लीकेशन लेयर में। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या होगा, प्रेजेंटेशन में जाएगा। प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है, आपने जो लेटर लिखा है वो स्पेनिश में लिखा है, अब वो इंग्लिश में कन्वर्ट होगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या हो रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर में लैंग्वेज बेसिकली हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें चाहे डेटा को कन्वर्ट करना हो, इनक्रिप्ट करना हो, कॉम्प्रेस करना हो, ये सब प्रेजेंटेशन लेयर में होगा। देन हमारे पास आएगा सेशन लेयर। सेशन लेयर में बेसिकली हम क्या करते हैं, सेशन लेयर में हम, आप ऐसा सोचो कि हम फोन कॉल को स्टार्ट कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ क्योंकि कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही तो ये आ जाएगा हमारा फोन कॉल लेयर। इसमें क्या करते हैं, सेशन को स्टैब्लिश करते हैं, कम्युनिकेशन को मैनेज करते हैं, प्रोटोकॉल आप देख ही सकते हो। ठीक है, देन वी हैव द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली क्या करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर को आप ऐसा सोच सकते हो कि जो लेटर आपने लिख दिया है, ठीक है, लेटर लिखना स्टार्ट किया आपने, कम्युनिकेशन की, आप दिल्ली में रहते हो, आपने मुंबई लेटर भेजना, आपने ये भी डिसाइड कर लिया है, स्टैब्लिश कर लिया कि इस रूट से आएगा, मैं पोस्ट, इंडियन पोस्ट से भेजूंगा कि मैं किसी और पोस्ट से भेजूंगा, ये आपने डिसाइड कर लिया सेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में एक्चुअल में आपने पैक कर दिया है उसे, ठीक है, अनपैक करके शुरू कर दिया है। नेटवर्क में आपने क्या किया, नेटवर्क में बेसिकली आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कौन से पाथ से जाऊंगा, कि अगर दिल्ली से मुंबई जाना है
तो मैं कौन कौन सी स्टेट से होके या कौन कौन से नेशनल हाईवे से होके जाऊंगा, ये सब आपने डिसाइड कर लिया है इन द नेटवर्क लेयर। देन डेटा लिंक लेयर में क्या कर रखा है, डेटा लिंक लेयर आपके फ्रेंड के पास, ये सिक्योरिटी वाला है, पोस्ट ऑफिस के सिक्योरिटी वाला है, उसके पास पहुंच गया, ठीक है। उससे सब चीजें चेक करनी है कि ये सब सही है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। एंड लास्टली फिजिकल लेयर क्या है, फिजिकल लेयर जब एक्चुअल में डेटा चला गया है ट्रक के अंदर, जय जय बाय बाय चला गया, वो जो आपका लेटर था वो पैक होके चाहे प्लेन के थ्रू चाहे ट्रेन के थ्रू जा चुका है, ठीक है। अब ये तो हमने मोटा मोटा बात कर लिया कि ठीक है क्या क्या इसमें चीजें होंगी। अब लेयर बाय लेयर मैं आपको एग्जांपल दूंगी एंड लेयर बाय लेयर हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं एप्लीकेशन लेयर को। ये हो आप कौन सी लेयर से इंटरेक्ट करते हो, आप करते हो जस्ट एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट। आप 7th लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर, इससे आप इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है एप्लीकेशन लेयर। अब लेट्स से कि आपने आपने मैसेज भेजना, आपने हेलो भेजना है, ठीक है। तो आपने सिंपली हेलो टाइप किया, आपने किस में टाइप किया, आपने व्हाट्सएप यूज किया, आपने जीमेल यूज किया, आपने टेलीग्राम यूज किया, आपने कुछ भी, आपने जोहो का ईमेल आईडी यूज की। तो आपने कौन से ऐप को यूज कर रखा है अपने मैसेज को टाइप करने के लिए, दैट विल मेक अप द फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर। ओके, सो एप्लीकेशन लेयर बेसिकली क्या बोलती है, ये बोलती है कि यूजर किस ऐप के थ्रू अपने मैसेज को भेजना चाहता है। देन नेक्स्ट वी हैव इज प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में बेसिकली क्या होता है, इस लेयर में आपके डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है। जैसे व्हाट्सएप में आपने सुना होगा कि ऐसा क्यों होता है कि जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो, मतलब अगर व्हाट्सएप की इंटरेक्शन पता भी चल जाए आपके व्हाट्सएप से सीधा सीधा, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से कहीं डेटा चुरा के यूज कर सकते हैं, क्योंकि पूरा की पूरी जो आपने मैसेज भेजी है उसकी एक की व्हाट्सएप के पास है। व्हाट्सएप ने आपके पूरे मैसेज को ताला लगा दिया और भेज दिया। अब आपके फ्रेंड के यहाँ जब पहुंचेगा प्रेजेंटेशन लेयर में, तब वो ताला खोलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर में इंक्रिप्शन किया जाता है, डेटा को इंक्रिप्ट किया जाता है, डेटा को कन्वर्ट किया जाता है, एंड जिस फॉर्मेट में भेजना चाहते हैं, जैसे लेट से आपने हो सकता है स्पेनिश में लिखा हो, वो डेटा को इंग्लिश में जाना है, तो ये सब डेटा को कवर करने का काम ये सब कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है प्रेजेंटेशन लेयर में। आपने मैसेज को लिख दिया व्हाट्सएप में एंड अब मैसेज इनक्रिप्ट हो गया, ठीक है, इन द प्रेजेंटेशन लेयर। देन नेक्स्ट हमारा आता है सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या हुआ, अब आपके फ्रेंड ने भी अपना व्हाट्सएप ओपन कर रखा है, ठीक है। देन आपके फ्रेंड ने भी मैसेज लिख रखा है। देन तो ये क्या हो गया, सेशन बन चुका है दो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में। और ये किसने कर रखा है, ये कर रखा है सेशन लेयर ने। ये बेसिकली क्या करता है, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, कम्युनिकेशन को मेंटेन करता है, और एक बार आपके दोनों की कम्युनिकेशन हो गई तो उसको टर्मिनेट करने का काम भी कौन करता है, सेशन लेयर, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई है, सेशन लेयर। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में लेट से जो भी आपने मैसेज भेजना है उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट किया जाता है, नॉट कि आपके हेलो को या फिर आपके हाई को HELLO ऐसे नहीं, पर जो आपका कंप्लीट हेलो है, इसके क्या करते हैं, इसका पैकेज बना दिए है हमने, अब उसको क्या करते हैं, डिवाइड किया जाता है डब्बों में, ठीक है। ये जो बड़ा आपका हेलो है इसको डिवाइड किया जाता है, क्योंकि इसको कैसे भेजना है, पैकेट स्विचिंग से भेजना है, ठीक है। तो इसके पैकेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें डेटा को हम लोग, जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले तो हम डेटा को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डेटा को हम डिवाइड करेंगे। देन अब आपने पैकेट डब्बे तो बना दिए, अब इसकी नंबरिंग करोगे, क्यों, नहीं तो ऐसा ना हो ना कि जब डेटा पहुंच गया उसके बाद अरे आप समझ ही नहीं आ रहा इस डेटा का क्या करे, कौन सा मैसेज पहले आना था, कौन सा मैसेज बाद में आना था। तो ये भी कैसे मेक श्योर किया जाता है, ये भी मेक श्योर किया जाता है इन द ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि इसमें क्या दिया जाता है, इनको नंबरिंग दी जाती है, ठीक है। अगर कोई पीस मिसिंग है, ठीक है, एरर चेकिंग में मतलब कोई चीज मिसिंग है तो इसको ठीक किया जाता है, फिक्स किया जाता है इन द ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट वी हैव इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में बेसिकली डिसाइड किया जाता है कि आपका जो भी मैसेज है वो कौन से रूट से जाएगा। सिंपल है, जैसे लेट से आपने अपने फ्रेंड को पार्सल भेजा, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये इस रूट से जाए, इस रूट से जाए, या इस रूट से जाए, ठीक है, या इस रूट से जाए, तो ये सब चीजें डिसाइड की जाती है इन द नेटवर्क लेयर। इन द नेटवर्क लेयर ये डिसाइड की जाती है कौन डेटा को ले जाने के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए। तो ये आपका है
इन द नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे राउटिंग स्विचिंग मतलब बेसिकली रास्ता एंड स्विचिंग, क्योंकि पैकेट स्विचिंग आप कर रहे हो, पैकेट स्विचिंग या सर्किट स्विचिंग, तो मेनली तो पैकेट स्विचिंग ही करते हैं, तो उसके लिए रास्ता देखा जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज अ डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर इज बेसिकली, आप ऐसा सोचो कि पैकेज के आपके भेजे हुए पैकेज को अंदर जाने से पहले जो सिक्योरिटी गार्ड है वो पूछता है कि अच्छा कहाँ जाना है, ये एड्रेस कौन सी बिल्डिंग में जाना है, कौन से फ्लोर में जाना है, अच्छा फ्लोर में रूम नंबर कौन सा है। तो ये सब चीजें जो मतलब जो डिवाइस है जहाँ आपने अपने अपने व्हाट्सएप से हाय भेजा है, तो जो डिवाइस पे जाना है इस डिवाइस का प्रॉपर एड्रेस मैप आउट किया जाता है इन द डेटा लिंक लेयर। कि आपने यहाँ से मैसेज भेज दिया दिल्ली से, अच्छा तो ये मैसेज कहाँ जाना है, मुंबई जाना है, मुंबई में कौन से एरिया में जाना है, अ, कोई भी एक्स वाई जेड एरिया है, एक्स वाई जेड एरिया के ABC फ्लैट में जाना है, ABC के नंबर 26 में जाना है। तो ये सब चीजें देखी जाती है इन द डेटा लिंक लेयर। इसीलिए ये क्या यूज करती है, मैक एड्रेस को यूज करती है। इसमें बेसिकली दो लेयर होती हैं आपकी, मैक और LLC। मैक क्यों चाहिए, क्योंकि अगेन डिवाइस में मैसेज जाना है ना, आपका व्हाट्सएप आपके दोस्त के, आपका हेलो जो आपने भेज रखा है वो आपके दोस्त के उसमें दिखना है, फोन में दिखना है, तो उस फोन की प्रॉपर मैपिंग आउट की जाती है। ठीक है, लास्ट वी हैव इज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या हो रहा है, अब डेटा मैसेज आपका जाने के लिए तैयार है। अब आप व्हाट्सएप में भेज रहे हो तो क्या ये डेटा केबल के थ्रू भेजेंगे, अगर मैसेज भेज रहे हो तो क्या इंटरनेट के थ्रू भेजा जाए, कौन सी वेव, क्या हम वाईफाई यूज करें, क्या फिर हम फोन का नेटवर्क यूज करें, या फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू डालें, या सैटेलाइट इंटरनेट यूज करें। तो फिजिकल लेयर में बेसिकली कि जो फाइनली जो आपके छोटे छोटे पैकेट बन गए अब वो ट्रांसफर होने वाले हैं, तो उनको कौन से मीडियम से हम भेजें, कि हम केबल यूज करें, नॉन केबल मेथड यूज करें, वायरलेस मेथड यूज करें, वायर्ड मेथड यूज करें, ये सब मेक श्योर किया जाता है इन द फिजिकल लेयर। अब आपके दोस्त के यहाँ जब मैसेज आएगा, सबसे पहले फिजिकल लेयर मतलब आपने इंटरनेट पे भेजा तो उसको इंटरनेट के थ्रू सबसे पहले मैसेज रिसीव होगा। ठीक है, देन उसमें एरर चेक की जाएंगी। ठीक है, तो आपके दोस्त के यहाँ ये ठीक उल्टा होता जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होगा, ये डिक्रिप्ट होगा, मतलब वो चाबी ताला जो लगाया था वो ताला खुलेगा, एंड एप्लीकेशन लेयर में आपका दोस्त आपका लिखा लिखा हुआ हेलो देखेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ OSI मॉडल वर्क्स। ऑल राइट, सिमिलरली अच्छा एक क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी यूजिंग द मैक एड्रेस टू आइडेंटिफाई द हार्डवेयर डिवाइस। अब भी हमने पढ़ रखा है यहाँ पे कि कौन सा OSI मॉडल में लेयर है वो नोड टू नोड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। द करेक्ट आंसर हेयर विल बी डेटा लिंक लेयर। ओके, डेटा लिंक लेयर ही मैक एड्रेस को यूज करती है। मैंने बताया आपकी इसकी दो लेयर होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी लेयर होती है, एक होती है मैक लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर जो एड्रेस देखती है, दूसरी होती है LLC लेयर। ठीक है, लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे TCP IP मॉडल की। TCP IP मॉडल क्या है, देखो जो लेयर आप हमने पढ़ी ना उसके ऑपोजिट यहाँ पे 7 लेयर है, एंड इसको याद करने के लिए प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसी पिज्जा अवे। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसी पिज्जा अवे, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे तो 7 लेयर है। TCP क्या है, रियल, ये मैंने कहा था ना ये आइडियल है कि अरे ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, यार ये लेयर का ये काम होना चाहिए। जो एक्चुअल में होता है वो है TCP IP मॉडल। TCP IP मॉडल इसीलिए इसमें कितना होता है, ये प्रैक्टिकल है कि भाई जो चल रहा है काम, तो इसमें कितनी होती है, 4 लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है। तो जो आपकी सबसे पहले इसमें आप फर्दर इसको यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपके देखना ये नेटवर्क लेयर जो है ये क्या कहती है, इसको और क्या कहते हैं, इंटरनेट लेयर। ठीक है, इंटरनेट लेयर। यहाँ जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर का काम था। ठीक है, मैसेज मिलना, मैसेज को क्या करना, इनक्रिप्ट करना, देन मैसेज को, सेशन को स्टार्ट करना, ये तीनों ही काम TCP में कौन करती है, एप्लीकेशन लेयर करती है। ठीक है, देन ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ट्रांसपोर्ट लेयर करती है, नेटवर्क लेयर का काम नेटवर्क लेयर करती है, एंड जो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, ठीक है, पहले पूरे डेटा को, पाथवे को आइडेंटिफाई करना कि कहाँ कौन सी एरर है, कौन से रास्ते से जाएंगी, इन सबको देखना, प्लस
सॉरी, ये तो नेटवर्क लेयर का काम था। डेटा लिंक लेयर में क्या था कि कहाँ एक्चुअल में उसको जाना है, मैक एड्रेस को यूज करके कहाँ पे एक्चुअल में उसने पहुंचना है, इन सबको फिगर आउट करने का काम जो डेटा लिंक लेयर करती थी। और जो फिजिकल लेयर कि जो आपका मैसेज है वो वायर्ड मीडिया से जाएगा, वायरलेस मीडिया से जाएगा, वाईफाई यूज करेंगे या फिर आप सैटेलाइट इंटरनेट यूज करेंगे, इन सब को दोनों कामों को मैनेज करती है सिंगल नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब ऑल्दो इसी से आपको इसके काम का पता चल जा रहा है, मोटा मोटा हम लोग रिवाइज करेंगे। एप्लीकेशन लेयर अगेन टॉप मोस्ट लेयर है, आप इसी के साथ इंटरेक्ट करोगे। आप ये हो, आपने व्हाट्सएप खोला तो आपने एप्लीकेशन लेयर खोल ली, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या काम करेगा, यहाँ से ध्यान से याद करो, एप्लीकेशन लेयर का काम क्या था, हेलो लिखने के लिए कौन सा आप ऐप यूज कर रहे हो, देन उसको इनक्रिप्ट करना, ताला लगाना आपके मैसेज में, सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपके मैसेज को कॉम्प्रेस करना। देन सेशन लेयर, आपके दोस्त ने भी फोन उठा दिया है तो पूरा का पूरा सेशन स्टार्ट करना। ये तीनों काम यहाँ पे कौन कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर। देन वी हैव इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली जो आपका डेटा था वो कहाँ से जाएगा, उसको पैकेट्स में डिवाइड करना, उसके पैकेट्स को बनाना, ठीक है। तो उसको उसका काम कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर। देन इंटरनेट लेयर की जब हम बात करेंगे या नेटवर्क लेयर की बात करेंगे, सेम काम, इंटरनेट लेयर नेटवर्क लेयर एक ही बात है, सेम काम करेंगे ये भी, कि जो आपका पैकेज है वो किस रास्ते जाएगा इसको फिगर आउट करना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर का काम कौन कर रहा है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। दैट मींस यहाँ पे एक्चुअल मैक एड्रेस पता चलेगा कि किस फोन पे, कहाँ पे है वो फोन जिसमें मैसेज जाना है, एंड कौन से मीन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जाना है, केबल के थ्रू जाना है, इंटरनेट में भी आप लैन नेटवर्क यूज करोगे इंटरनेट में भी, या फिर आप सैटेलाइट नेटवर्क यूज करोगे, सेल्यूलर नेटवर्क यूज करोगे, इन सब चीजों का ध्यान रखता है नेटवर्क एक्सेस लेयर। आई होप, क्योंकि अगर आपने OSI अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ये वैसे ही तमीज से याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसे कुछ भी कंफ्यूजन वाला काम नहीं है। ये 4 लेयरें TCP IP मॉडल की आपकी होती हैं। ऑलराइट, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड वाइड वेब WWW इन 1990? तो विंसेंट सर्फ, रॉबर्ट काहन, रे टॉमलिंसन या टिम बर्नली। अगर आपने ध्यान से दिया हो प्रोटोकॉल WWW की, जब हम बात कर रहे थे HTTP, अगर आपने तब ध्यान से दिया हो तब हमने सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन किया था। नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ, द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज टिम बर्नली। वर्ल्ड वाइड वेब का क्रेडिट इनको जाता है। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम फटाक से कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, जहां पे सभी के सभी, ऐसा सोचो आप लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में क्या होती है, दुनिया भर की किताबें होती हैं। ऐसे ही वेब सर्वर क्या क्या है, जहां पे दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब वेबसाइट्स क्या होती हैं, देखो वेब जैसे किताब है, किताब में क्या होते हैं, फ्रंट पेज होता है आपका, बाहर का जो कहते हैं ना कवर होता है, देन उसके अंदर पेजेस होते हैं। ऐसे ही जब हम बात करते हैं वेबसाइट की, तो इसमें एक होम पेज होता है। होम पेज क्या होता है, कवर पेज, जो फर्स्ट पेज हम देखेंगे वो क्या होगा, होम पेज। और उसी होम पेज के नीचे, जैसे कि कवर के नीचे किताब में क्या होते हैं, अलग अलग पेजेस होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो होम पेज के नीचे वेब पेजेस होंगे, ठीक है। HTML लैंग्वेज में ये डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें क्या होता है, बहुत सारे हमारे पेज, हमारी इंफॉर्मेशन होती है। तो वेब सर्वर क्या है, एक किताब है जिसमें पहला पन्ना है होम पेज, एंड उसमें क्या है, वेब पेज है। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक बुक बनाएंगे, ठीक है, एक वेबसाइट बनाएंगे। ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट इकट्ठा कर रखी है वेब सर्वर में, ठीक है। अब इस वेब सर्वर तक जाने के लिए या इसमें चीजें ढूंढने के लिए आपके पास होना चाहिए वेब ब्राउजर, ठीक है। ये वेब ब्राउजर क्या करेगा, जितनी भी आपकी वेब सर्वर में वेबसाइट्स हैं उनको ढूंढने में हेल्प करेगा। वेब ब्राउजर आप ऐसा ले लो कि आपकी लाइब्रेरी में वो कार्ड्स नहीं होते जिसमें A से किताबें लिखी हैं कि कौन कौन सी किताबें, B से किताबें लिख रखी कौन कौन सी किताबें हैं। तो आपको पता है कि मुझे बुक चाहिए द बटरफ्लाई रन अवे, ऐसे करके कुछ, तो आप T से जाओगे तो T से आपको दिख जाएगा कि जहाँ पे द लिखा होगा आप वहाँ पे ढूंढ लोगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली वो अरेंज है। तो ये आपने क्या किया, बेसिकली आपने वेब ब्राउजर को यूज किया है, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है या फिर जो आपका वेब पेज है, इसका एड्रेस क्या होता है, URL होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। एंड आपके क्या होता है, जितने भी आप वेबसाइट पे लिंक बनाते हो जिनको क्लिक करके हम कहीं और जा सकते हैं, उनको बोलते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। जैसे आप उसमें जाते हो विकीपीडिया पे, तो आपने विकीपीडिया में देखा होगा काफी बार वो ब्लू वर्ड से चीजें लिखी रहती हैं, अगर आप उनको क्लिक करोगे तो वो दूसरे वेब पेज पे आपको ले जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। इनफैक्ट आप अगर PPT में भी चाहो तो हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो,
ओके, नेक्स्ट वी हैव इज HTML, जिसको बोलते हैं हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आप किसी भी वेब पेज को डिजाइन करना चाहते हो तो आप वो डॉक फॉर्म में या फिर MS वर्ड में नहीं बना सकते, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होनी चाहिए टू डिजाइन द वेब पेजेस। ठीक है, ये क्या है, एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, देखो जैसे आप अगर आप वर्ड यूज करें तो वर्ड में क्या करते हो, जैसे आपने इस मार्कअप को रेड में लिखना है तो आप इसको सिलेक्ट करते हो, डायरेक्ट फॉन्ट में जाके कलर में जाते हो और रेड दिखाते हो तो ये रेड हो जाता है। लेकिन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, आपने ऐसा लिखना होता है जैसे कलर इज इक्वल टू रेड, ऐसे आपने लिखना होता है, टाइप करना होता है, COLOUR इक्वल टू रेड। और जैसे आप उसको रन करोगे तो आपके वेब पेज में वो कैसे दिखेगा, टेक्स्ट रेड में दिखेगा, ये लिखा हुआ नहीं दिखेगा। जैसे आपने लिखा मार्कअप, मार्कअप कलर रेड, तो आप जब वेब पेज को रन करोगे ये सिर्फ आपको लिखा हुआ मार्कअप दिखेगा, लेकिन ये रेड कलर में दिखेगा। ऐसी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, मार्कअप लैंग्वेज। वर्ड में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट सिलेक्ट करके उसको लाल कर दे रहे थे। ठीक है, अब जब भी आप कोई चीज ढूंढते हो तो ये कैसे काम करता है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसलिए मैं आपको प्रोसेस ही बता दे रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले होती है वेब क्रॉलिंग। वेब क्रॉलिंग में बेसिकली क्या होता है, जो भी आपने सर्च इंजन में वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, आपने क्रोम में लिखा ग्रीन, तो ग्रीन से रिलेटेड जितने भी पेजेस हैं वो आपको ढूंढ के आपके सामने रख दिए जाएंगे। फिर उन पेजों की जाएगी इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मींस कि कौन से पेज को सबसे ज्यादा बार एक्सेस किया गया, जब भी कोई किसी ने वर्ड ग्रीन ढूंढना है तो वो किस पेज पे सबसे ज्यादा उसने क्लिक किया है, इसके अकॉर्डिंग आपका पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज पे अलग अलग लिंक आपको दिख जाएंगे। ठीक है, एंड सर्चिंग के लिए क्या, सर्चिंग की प्रोसेस में क्या होता है, आपको क्वेरीज, आपको रिजल्ट जो है, फाइनल रिजल्ट जो आ रखा है वो आपको सर्च करके दिखाया जाता है। तो सबसे पहले आपके कीवर्ड से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं उनको सामने लाया जाता है। देन डिपेंडिंग ऑन कि बाकी यूजर्स ने कौन से पेज को सबसे ज्यादा बार एक्सेस किया है वो आपको शो किए जाते हैं थ्रू इंडेक्सिंग, एंड लास्टली आपको सर्च रिजल्ट शो किए जाते हैं। एंड दैट इज हाउ योर वेब पेज वर्क। अब इसके अलावा देखो, अगर आपको URL मिलता है, जो मैंने कहा ना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, वो कुछ ऐसा दिखता है, HTTP आपको पता ही है प्रोटोकॉल है, www वर्ल्ड वाइड वेब है, edutab.co.in। अब इसमें देखो ये HTTP आपका प्रोटोकॉल हो गया, इसमें HTTP अगर S लगाओ तो ये सिक्योर प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब उसके बाद लिखा है। इसके बाद जो आता है ये होता है डोमेन नेम, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। और .co.in, अब इसकी जगह पे .com भी हो सकता है, .nic भी हो सकता है, .in भी हो सकता है। तो ये सब इनको क्या कहते हैं, टाइप, डोमेन के टाइप कहते हैं। ठीक है, ये जो डोमेन नेम सिस्टम है, DNS सिस्टम है, बेसिकली देखो ये जो आपको पेज दिख रहा है edutab.co.in, इसको भी हमने किसी सर्वर पे बनाया हुआ है। ठीक है, इसका भी कुछ IP एड्रेस होगा, ऐसे करके कुछ IP एड्रेस होगा, 111.01.255.6 ऐसे करके कुछ इसका एड्रेस होगा। अब आप क्या, आपको कभी भी क्या ये एड्रेस याद रहेगा 111.251.3 नहीं, तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसी IP एड्रेस के ऊपर इससे रेलेवेंट एक अक्षर दिए जाते हैं, www.edutab.co.in। क्या आपको ये याद रहेगा, हाँ बिल्कुल याद रहेगा। ऐसे अगर आप कभी YouTube आपको सर्च करना है, क्रोम में खोलना है, तो आपको पता रहता है आप youtube.co.in आप जानते हो क्या है। ठीक है, youtube.com है आपको पता है क्या है, facebook.com है आपको पता है क्या है, क्योंकि आपने क्या किया, जब वर्ड लिखे गए तो आपके लिए याद करना इजी हो गया। इसीलिए क्या किया जाता है, DNS सिस्टम से जो नंबर वाला IP एड्रेस है, आपका IP एड्रेस क्या है, एक वेब पेज का, क्योंकि वेब पेज ऐसा नहीं है देखो कि वेब पेज कहीं एक जादुई मशीन है जिससे वेब पेज बनाए जाते हैं, नहीं। आपके मेरे किसी के भी कंप्यूटर में जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसने एक, आपने लेट्स से फॉरेस्ट के बारे में ढूंढना है, मैंने फॉरेस्ट के बारे में एक वेब पेज बनाया यूजिंग द HTML मार्कअप लैंग्वेज मैंने यूज की, मैंने एक वेब पेज बनाया, फॉरेस्ट के बारे में लिखा। अब कोई सर्वर है, चाहे वो गूगल का सर्वर है, चाहे वो मेगाबाइट का सर्वर है, मैंने उसमें वो पेज डाल दिया और उसको कुछ एड्रेस दे दिया ताकि लोग अगर सर्च करें तो मेरे पेज के बारे में फटाक से वो पढ़ ले। ठीक है, मैंने उसको वो एड्रेस दे दिया। अब वो जो एड्रेस है, मैंने आपको हमेशा से बता दिया, एड्रेस किस पे बेस्ड होता है, IP एड्रेस पे। IP एड्रेस कैसा दिखता है, नंबर में दिखता है, जैसे 108.0.0.61, ये IP एड्रेस है।
इस आईपी एड्रेस में फॉरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। अब आपके लिए, मेरे लिए इस एड्रेस को याद करना बहुत मुश्किल है, तो इसी आईपी एड्रेस के रेलेवेंट या इसी आईपी एड्रेस को मास्क करते हुए इसके ऊपर एक कवर चढ़ाया जाता है ताकि पहचान पाए, और क्या दिया जाता है, इसको एक डीएनएस सर्वर दिया जाता है जिसमें डोमेन का नाम होता है, डोमेन का टाइप होता है, और उसको क्रिएट कर दिया जाता है। ओके, एंड दैट इज हाउ द प्रोसेस वर्क। ईमेल की बात करें तो देखो, ईमेल कुछ ऐसा सा दिखता है, hello@edutab.co.in। इसमें जो हेलो है ये यूजर नेम होता है, एडुटैप है ये होस्ट नेम होता है, और .co.in जो है वो क्या होता है, डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ईमेल होता है। कि ईमेल भी कैसा दिखता है, अब आई होप ईमेल और वेबसाइट में आपको अंतर तो पता होगा। अब ईमेल में एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो है सीसी वर्सेस बीसीसी, कार्बन कॉपी वर्सेस ब्लाइंड कार्बन कॉपी का कॉन्सेप्ट। कार्बन कॉपी में क्या होता है, देखो जो आपके टू है, आपका टू का कॉलम आता है ना, उसमें आप ईमेल एड्रेस ऐड करते हो कि किस किस को ये मेल भेजना है। अब उसी टू या सी, इसमें लिखा होता है सीसी, ठीक है, इसी सीसी के नीचे आता है बी सी सी। बी सी सी क्या है, देखो अच्छा देखो कॉन्सेप्ट समझाती हूँ मैं आपको। आप एक इंडस्ट्री में काम करते हो, ठीक है, ऑफिस में काम करते हो, ये हो आप, आपको मेल भेजना है इसको, ठीक है, आप हो ए, आपने मेल भेजना है बी। अब ए और बी का मैनेजर जो है वो है सी, ठीक है, तो जब ए बी को मैसेज भेजेगा या मेल भेजेगा तो वो क्या करेगा, टू में तो लिख देगा बी क्योंकि मेल भेजना है बी को, और सी को डाल रखेगा सीसी में। क्यों, क्योंकि सीसी में जो रखा जाता है उसका मतलब ये है कि भाई तुम्हारे लिए मेल है नहीं, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये मैंने मेल भेज दिया है, तुम्हें बस नॉलेज में होना चाहिए कि मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया सीसी में। अब इसके अलावा एक और कॉलम आता है बीसीसी। अब बीसीसी में मैं जिस बंदे का नाम रखूंगी, लेट्स से मैंने नाम रखा है ओ का, ठीक है, ओ हम सबका बॉस है, तो ये जो ओ है इसको पता रहेगा कि देखो इसने इसको मेल भेजा है और सीसी में इसको रखा है, लेकिन ना टू को, ना सी को, ना बी बंदे को, ना ही सी बंदे को ये पता चलेगा कि भाई इस मेल का पता ओ को भी है। तो जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखा जाता है उसका किसी को नहीं पता चलता, बस सेंडर जिस मैंने भेजा मुझे पता है कि मैंने किसको रखा है, और बीसीसी को पता है कि भाई ठीक है ये मेल भेजी गई, इनकी टीम में ये चल रहा है। लेकिन जो बंदा टू में है जिसको मैसेज भेजा गया उसको भी नहीं पता चलेगा, और जो सीसी में रखा गया है, ठीक है, जो हमारा मैनेजर सीसी में रखा गया उसको भी नहीं पता चलेगा कि हाँ भाई ओ को भी इस मेल के बारे में पता है। सो दैट इज द ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन हम इस चैप्टर का कर रहे हैं, विद दिस विल क्लोज दिस चैप्टर। विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम इनटू कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। ये मैंने आपको बताया था कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में एंड आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कौन करता है। इज इट एचटीटीपी, इज इट डीएचसीपी, इज इट डीएनएस और इज इट एफटीपी? इजी है, अभी बताया था, डीएनएस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द correct answer. With this we have completed this chapter, but before you go students, I have a very important thing to tell you. Students, if you are preparing for UPSC EPFO and अभी तक आपने कोई कोर्स नहीं लिया, आपको ऐसा कोर्स चाहिए, क्योंकि देखो यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स ऐसा है, इट्स वाइड, मतलब कुछ भी कहीं से भी किसी भी लेवल पे पूछा जा सकता है, बट आपको एक ऐसे कोर्स की ज़रूरत है जहाँ पे आपको एग्जाम फोकस चीज़ें मिले, आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग मिले जो आपको हर सब्जेक्ट को समझने में मदद करे, एंड आपको गाइडेंस भी मिले प्रॉपर कि किस टाइम पे कौन सी स्ट्रैटेजी आपको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करनी चाहिए, अगर आपके कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिले। सो एडुटैप इज ऑफरिंग दीज टू कोर्सेज, द मास्टर कोर्स एंड द स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। बट इसमें मैं इन सब में जाने से पहले जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो मैं रिकमेंड करूंगी आपको टू गो फॉर द 2 day डेमो, जहां पे आपको 2 दिन के अंदर ये बताया जाएगा कि जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको कैसे पढ़ाए जाएंगे इन द मास्टर कोर्स। तो यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ ऑफरिंग मिलेगी, बी इट योर कॉन्सेप्ट नोट्स, बी इट योर करंट अफेयर्स, बी इट योर क्विज। ओके, तो आप अगर ऑडिटिंग देखते हैं तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लास, कॉन्सेप्ट नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना, नॉमिनल फीस ऑफ ₹1 इसको आप पे करेंगे, क्योंकि बिकॉज वी ऑल्सो नो कि फ्री चीज़ों की कोई मतलब फ्री चीज़ों के लिए ना आलस आता है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 2 दिन है, अगर आप आज आलस करोगे तो एक दिन में आप सभी सब्जेक्ट तो नहीं कर पाओगे, राइट। तो अगर आपको कोई हमारे कोर्स में इंटरेस्ट नहीं है तब भी आई वुड रिकमेंड यू, क्योंकि बहुत ही कम फीस में 2 दिन की वैलिडिटी के साथ कुछ कुछ पोर्शन, एटलीस्ट एक एक चैप्टर तो आप हर सब्जेक्ट का कवर कर लोगे, तो गो फॉर दिस।
ओके आप 2 डे डेमो कोर्स को अप्लाई करो एंड इसको आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पता है कि ठीक है मेरे को कोर्स के लिए जाना है, एंड इफ यू आर समबडी जिसने पहले सीएससी का भी दिया नहीं है, यू आर ओनली स्पेसिफिकली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपीएफओ, तो गो फॉर द मास्टर कोर्स। अदरवाइज इफ यू हैव प्रिपेयर फॉर द सीएससी एंड आपको बस जो स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स जैसे कंप्यूटर है, ऑडिटिंग है, आपको इनमें मदद चाहिए, आपको पूरा पॉलिटी में ज्योग्राफी ये सब नहीं चाहिए, you can also look out the special subject course. Okay, so do check out these courses. अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो you can mail us, यहाँ क्लिक कर सकते हैं, you can also call us, and आपको इसका लिंक, इन पेजेस का लिंक कहाँ पे मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। so thank you so much। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो आप हमसे ज़रूर बात कीजिए, ज़रूर पूछिए। ऑल राइट।